ओके, कई लोग छठ की वजह से आज ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, देख लेंगे। अगर आपका कोई मित्र नहीं ज्वाइन कर पाया उसको बोल देना रिकॉर्डिंग नेक्स्ट क्लास से पहले देख ले, नहीं तो अगली क्लास समझ में नहीं आएगी। ओके, अच्छा हाँ सर। ठीक है, यस सर। ओके बेटा। सो एक बात और कहनी थी। हम लोग कहनी क्या थी, अपन को पता ही है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर लिया था, है ना? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, सो आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपना अगला चैप्टर जिसका नाम है वेक्टर्स। चैप्टर वही है मैथमेटिकल टूल्स, उसके अलग अलग पार्ट्स हैं। ये नेक्स्ट पार्ट है वेक्टर्स, ठीक है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सो सर क्या करवा रहे सर? ये चल रहा है ना एरो, वही हुआ है, ठीक है? चलो, तो वेक्टर्स पढ़ना है। वेक्टर्स क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? सर जो मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन दिखाता है। Having magnitude as well as direction. ठीक है, चलो यस। थोड़ा सा देख लेते हैं फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग। मैंने बताया था आपको फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं नेचुरल फिनोमेना, बताया था। यस सर। हाँ सर, यस सर। नेचुरल फिनोमेना पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड ऑब्जेक्टिवली। उनको क्या कहते थे हम लोग? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। उनको कहते थे फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है? अब फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती हैं? दो टू टाइप टाइप्स। कौन कौन सा? वेक्टर और स्केलर। वेक्टर एंड स्केलर। वैसे एक और टाइप होता है जिसका नाम होता है टेंसर। पर ये टेंसर क्या होता है अभी आप नहीं समझ सकते, ये क्लास 12 के भी बाद में आता है, कॉलेज में आता है, वो भी सबको नहीं पढ़ना होता, ठीक है? तो टेंसर नाम की भी कोई चीज होती है, जानना, ये बस नाम पता होना चाहिए, इसके अलावा इसके बारे में आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए जो फिजिकल, व्हाट इज द नेम सर? रिपीट अगेन। TENSOR, टेंसर, ठीक है? अब हमें पढ़ना है आज जो पढ़ने वाले हैं उसमें दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर्स और स्केलर्स। कोई मुझे बता सकता है वेक्टर्स और स्केलर में क्या फर्क होता है? स्केलर्स हैव गॉट वन हैव डायरेक्शन, अनदर डोंट हैव डायरेक्शन। ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। नो डायरेक्शन। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इट हैज गॉट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है? स्केलर्स के कुछ एग्जाम्पल बता सकते हो? द लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, मास। सबसे पहला एग्जाम्पल है मास। आप लोग जानते हो कि किसी ऑब्जेक्ट का मास 5 kg हो सकता है, 10 kg हो सकता है, 20 kg हो सकता है, 100 ग्राम हो सकता है। पर क्या कभी किसी ने सुना है कि एक ऑब्जेक्ट का मास 20 kg टुवर्ड्स नॉर्थ है? नहीं ना? नो सर। नो सर। तो क्योंकि मास के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। सिमिलरली मास, लेंथ और डिस्टेंस। लेंथ डिस्टेंस एक ही चीज हो गई, और टाइम, स्पीड, टेम्परेचर। स्पीड, टेम्परेचर। कभी सुना है? आज मुझे बुखार आ गया, मेरा टेम्परेचर हो गया 102 डिग्री सेल्सियस टुवर्ड्स ईस्ट। नो सर। 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा तब तो बोलने लायक कहाँ से होता है ना? भी स्केलर है तो चलो, और मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, टेम्परेचर, और क्या हो सकता है? करंट, करंट, चार्ज, ये सब स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल हैं। वेक्टर के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? सर वेट, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, सर फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, सर वेट, सर फोर्स, Force. वेट बेटा फोर्स ही होता है, इसलिए उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। और सर मोमेंटम, मोमेंटम,
Thrust. थ्रस्ट इज फोर्स, Force. फोर्स तो हो गया ना, ठीक है। और भी बहुत Yes, सारे होते हैं, इसके अलावा और भी होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं सर है। एक बात है सर, बोलिए। वेट और फोर्स तो सर एक ही होता है, लेकिन जब हम बाजार में कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो मैक्सिमम टाइम वेट लिख के ग्राम करके लिखते हैं, ऐसा क्यों है सर? बेटा वो क्योंकि उन लोगों ने साइंस नहीं पढ़ी होती है, उनको वेट और मास में डिफरेंस नहीं पता होता, इसलिए, ठीक है। ठीक है सर। ओके, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. अब देखो स्केलर्स तो आप बचपन से पढ़ रहे हो, है ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. आपने sir. बचपन से स्केलर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसको ऐड करते हैं, कैसे दो स्केलर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, सब पढ़ा हुआ है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं ईस्ट प्लस नॉर्थ करके दिखाओ, क्या करोगे? सर नॉर्थ ईस्ट होगा। मैं बैठा रहूंगा सर, कुछ कर तो नहीं सकता। सर सो दूंगा। देखो, अच्छा किसी ने बोला ईस्ट और नॉर्थ को जोड़ देंगे, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। अच्छा 10 ईस्ट और 2 नॉर्थ प्लस 5 वेस्ट, अब क्या करोगे? समझ में आई बात? क्या करना है इसका? मतलब इन चीजों को ऐड करना थोड़ा मुश्किल होगा ना, थोड़ा डिफरेंट होगा ना। सर कर ही नहीं सकते मतलब। सुनो, वही चीजें हम यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं कि वेक्टर क्या होता है। वो तो देख लिया, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को कैसे नोटेट करते हैं, और वेक्टर के साथ ऑपरेशंस, मतलब दो वेक्टर्स को ऐड करना, वेक्टर्स को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना, वेक्टर को आपस में सब्ट्रैक्ट करना, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना, यही सब चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखने जा रहे हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ओके सर। ओके, सो हमारा अगला टॉपिक है नोटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। तो ये जो वेक्टर जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है विद एन एरो। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। एरो के ये दो एंड्स हैं, है ना। इस पीछे वाले एंड को कहते हैं टेल, ये है इसकी पूंछ, है ना, और ये है इसका हेड, ठीक है। इधर पूंछ है, इधर हेड है, ठीक है। अब Yes, sir. हमें मालूम है कि किसी भी वेक्टर के पास कितनी चीजें होती हैं? दो चीजें होती हैं। एक होता है उसका मैग्नीट्यूड। तो इस एरो से मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा? तो एरो से मैग्नीट्यूड पता चलता है बाय, मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? द लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। और डायरेक्शन कैसे होता है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ एरो। मतलब एरो की जो लेंथ है उससे मैग्नीट्यूड पता चलेगा, जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड का वेक्टर होगा उतना बड़ा एरो बनाइए। और डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? डायरेक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्शन ऑफ एरो, मतलब वेक्टर का डायरेक्शन वही होगा जो एरो का डायरेक्शन है। समझ में आई बात? हाँ या ना? सर तो अगर Yes, सर sir. तो अगर वो वेक्टर अगर बहुत लंबा हुआ तो क्या एरो भी लंबा होगा? अभी सुनो, अभी बहुत चीज़ बात है। अब सेकंड वाला तो ओके है, मैग्नीट्यूड में थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे को। क्या सर, मेरे को बनाना है अ वेक्टर ऑफ, लेट से मुझे बनाना है डिस्प्लेसमेंट, मुझे रिप्रेजेंट करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ, या डिस्प्लेसमेंट छोड़ो, डिस्प्लेसमेंट तो फिर भी आसान है। मुझे रिप्रेजेंट करना है फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अलोंग ईस्ट, लेट से मुझे ये रिप्रेजेंट करना है। समझ में आई बात? Yes, Yes, sir. 10 न्यूटन का फोर्स है, ईस्ट डायरेक्शन में मुझे ये रिप्रेजेंट करना है। तो मेरे को इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे सबसे पहले तो असाइन करना पड़ेगा कि मेरे डायग्राम्स में ईस्ट डायरेक्शन किसको कह रहा हूँ मैं। तो मैंने नॉर्मल कन्वेंशन ले लिया, राइट साइड में ईस्ट
ऊपर की तरफ नॉर्थ, North. लेफ्ट साइड में वेस्ट, West. नीचे की तरफ South. साउथ, है ना? Yes, sir. आपको पता है ना, जैसी जनरल रैंडम बात बता रहा हूँ, Yes, sir. न्यूज ऐसे ही बना है। Yes, sir. हाँ सर, आप ये भी करते। हाँ, चलो, तो मेरे को अब इसका यूज करके 10 न्यूटन अलोंग ईस्ट बताना है। तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा एरो जो है वो ईस्ट की तरफ होगा, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पर इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 10 न्यूटन होनी 10 चाहिए। न्यूटन। 10 न्यूटन लेंथ हो सकती है क्या एरो की? लेंथ तो सेंटीमीटर में होती है, No, न्यूटन में sir. कैसे होगी? No, sir. हाँ सर। Yes, sir. तो मैं बोलूंगा ओके, मैंने हो बना सकती दिया है, मैंने ड्रॉ किया है इसको 2 सेंटीमीटर का, और बगल में लिख दिया है स्केलिंग। स्केलिंग क्या है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 5 Newton. Newton. 5 Newton. 5 Newton. अब समझ में आया? स्केलिंग का यूज करके हम किसी Yes, भी sir. वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग एन एरो। ओके बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो सर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं सर, 5 सेंटीमीटर लिख के सर 1 सेंटीमीटर का मतलब 2 न्यूटन। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो बेटा, वो आपके ठीक है कॉपी में सर। कितनी जगह है, कितना कन्वीनियंट, आप जो आपको कन्वीनियंट लगे वैसा बना सकते हो। हाँ सर ठीक। अब तो हमने रिप्रेजेंटेशन तो देख लिया, बचा है नोटेशन। अब जहाँ नोटेशन लिखना था वहाँ तो मैंने पहले ही लिख दिया कुछ कुछ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नोटेशन को अलग से। ठीक है, वेक्टर को नोटेट कैसे करते हैं, मतलब हाउ डू वी, जैसे हम, आप लिखते हो ना मास को m से लिख देते हो, राइट? Yes, sir. तो m क्या है? नोटेट करा ना आपके मास को। वैसे ही वेक्टर को Yes, कैसे sir. नोटेट करता है, वेक्टर का नाम कैसे लिखते हैं, नोटेशन का मतलब उसका नाम कैसे लिखा जाएगा। तो भैया नोटेशन के लिए हम सीधे बोलते हैं, कोई भी नाम दे दो, लेट से नाम दे दिया इस वेक्टर का a, तो a लिखने से काम नहीं चलेगा, ये वेक्टर है ना, ऊपर में सर ऊपर में एरो होगा। ऊपर में तो एरो। उसको ऐसे एरो बनाकर रिप्रेजेंट करते हो। ये हो गया आपका ए वेक्टर। इसको क्या पढ़ते हो? ए वेक्टर। सिमिलरली क्या लिख सकते हो? बी वेक्टर लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो? सी वेक्टर लिख सकते हो, डी वेक्टर, ई वेक्टर, एफ वेक्टर, कुछ भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं कैपिटल यूज करो, स्मॉल भी यूज कर सकते हो, स्मॉल आर वेक्टर यूज कर सकते हो, स्मॉल ए वेक्टर यूज कर सकते हो, है ना? समझ में आई बात? Yes, sir. और तो और, Yes, sir. और तो और बेटा, लेट से ये वाला पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट Q है, तो आप इस वेक्टर का नाम PQ वेक्टर। PQ वेक्टर PQ भी वेक्टर। लिख सकते हो। बेसिकली आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ऊपर एरो लगा दोगे तो वेक्टर हो जाएगा। पढ़ते कैसे हैं इसको? ए वेक्टर, ए नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? ए वेक्टर, बी वेक्टर, A सी vector. वेक्टर। B हाँ। vector. ठीक है, अब देखो वेक्टर के साथ सिर्फ वेक्टर का नाम लिखना जरूरी नहीं है, उसके मैग्नीट्यूड का भी नाम लिखना जो होता है, मतलब नोटेशन फॉर मैग्नीट्यूड भी होता है, वो भी मैंने यहाँ लिखने के लिए बनाया था, पर यहाँ लिख देता हूँ अलग से, नोटेशन फॉर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को कैसे नोटेट करेंगे? किसी वेक्टर के बारे में हम सिर्फ उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं, तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? सर वो क्या लिखा हुआ है सर 1 सेंटीमीटर के आगे? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 न्यूटन। सर उसके आगे सर स्केलिंग, स्केलिंग करते हो ना, मैप में नहीं बनाते, स्केलिंग नहीं करते हो Yes, sir. ज्योग्राफी के मैप Yes, में? sir. वही वाली। बार ग्राफ में। हाँ, नोटेशन फॉर मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड को कैसे नोटेट करते हैं? देखो, अगर मेरे पास ए वेक्टर है, ये तो बढ़िया है, लेकिन मेरे को सिर्फ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है। कहने का मतलब है, ये जो मैंने वेक्टर यहाँ ड्रॉ किया था, ये जो मैंने वेक्टर ड्रॉ किया था, क्या था? दिस वाज 10 न्यूटन अलोंग ईस्ट। मेरे को अलोंग ईस्ट से मतलब नहीं, मुझे सिर्फ 10 न्यूटन बताना है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है। समझ में आई बात? तो मैं Yes, ए वेक्टर yes. का मैग्नीट्यूड बताने के लिए क्या करते हैं, उसके दोनों तरफ ऐसे डंडा लगा देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्या होता है ये? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और आसान तरीका भी है। ये तो बहुत हो गया ना, पहले नाम लिखो, फिर वेक्टर बनाओ, फिर बोला नहीं डायरेक्शन नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख रहा है नहीं। तो दूसरा तरीका है, सिर्फ ए लिख दो, कहानी खत्म। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. ना ऊपर एरो बनाओ, ना दोनों तरफ डंडे बनाओ। समझ में आया? ना तो मॉडुलस लिखो, ना एरो बनाओ, उसका मतलब भी क्या हो जाता है? मैग्नीट्यूड हो जाता है। ठीक है, Yes, sir. अब देखो कुछ बुक्स में क्या है ना, आप Yes, समझिए, sir. बुक्स में क्या होता है, थोड़ा सा एक और एक्स्ट्रा चीज भी समझनी होगी, कि
कि अगर आप कभी बुक्स में पढ़ने जाओगे तो हो सकता है कि कुछ बुक्स जिन टाइपिंग के जिस मेथड का यूज़ कर रहे हो, टाइपिंग करना होता है ना वहाँ पे, तो अपने को हाथ से ड्रॉ करना है, ऊपर एरो बनाना है, लो एरो ऐसे बना दिया, बोला नहीं लेफ्ट की तरफ एरो बनाओ, ओके कोई बात नहीं, एरो ऐसे बना दिया। हालांकि ऐसे वेक्टर को नहीं लिखा जाता, ठीक है, वेक्टर में हमेशा एरो राइट की तरफ लगता है। ना तो आप ए वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ना ही आप ए वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ना ही आप ए वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। साइड में नहीं वेक्टर को में हमेशा आप, अच्छा दिख नहीं रहा है सर, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन नॉर्थ के तरफ कुछ भी हो, डायरेक्शन कुछ भी हो, डायरेक्शन कुछ भी हो, क्वांटिटी का आप ऊपर नीचे और बाईं तरफ एरो नहीं बनाते हो, एरो हमेशा राइट साइड बनाते हो नाम लिखने के लिए, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। हाँ लेफ्ट टू राइट। लेकिन क्या होता है बुक्स में कई बार टाइपिंग करते वक्त ये एरो ऐसे ड्रॉ करने का स्कोप नहीं होता है ना। आप समझिए कंप्यूटर में आप टाइप कर रहे हो, कीबोर्ड में होता है क्या ए वेक्टर लिखने का चांस? नो सर, नो तो सर। इसलिए कई बार कुछ बुक्स तो क्या है अलग से मेहनत करके ए वेक्टर को ऐसे लिखती हैं, कुछ बुक्स बोलती नहीं, अगर मैंने बोल्ड लिख दिया तो मतलब वेक्टर, बोल्ड का मतलब वेक्टर। समझ में आई बात? इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है कि बुक्स में ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन बुक्स में दिस इज सेम एज ए वेक्टर, ऐसा हो सकता है। बोल्ड स्क्रीन हेजी आ रहा है, बोल्ड करके भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्क्रीन हेजी आ रहा है, थोड़ा आप बड़ा बड़ा करके लिख सकते हैं। थोड़ा बड़ा लिखना है, ओके बेटा आगे से बड़ा लिखता हूँ, पूरा क्लियर है। आगे से बड़ा लिखता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पेज से बड़ा लिखता हूँ। ये वाला काम हो गया ना इस पेज का? तो हाँ सर। यस सर। ओके सर, हाँ बेटा, सर सिंपली ए लिखने से कंफ्यूजन नहीं होगा? सिंपली ये लिखने से कंफ्यूजन होता है कभी कभार, इसीलिए जहां पर कंफ्यूजन का स्कोप हो वहां पर ये यूज करना चाहिए। जहां पर कंफ्यूजन का कोई स्कोप ही नहीं है वहां पर ये लिख सकते हो। ओके सर। समझ में आई बात? इसलिए दो नोटेशन है ना, नहीं तो एक ही नोटेशन लिख बना देते है ना। सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं फिर। ड्रॉ अ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अलोंग नॉर्थ। क्या करेंगे भैया? हम बोलेंगे सबसे पहले तो मैंने इधर मान लिया ईस्ट, इधर मान लिया नॉर्थ, ऑटोमेटिकली बाकी दो डायरेक्शन में वेस्ट और साउथ हो गया। फिर मैंने बोला 10 न्यूटन का वेक्टर ड्रॉ करना है टुवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ की डायरेक्शन में एरो लगाया। लेट्स से ये 5 सेंटीमीटर का लेट्स से मैंने इसको ड्रॉ किया है लेंथ इसकी, और मैंने लिख दिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 न्यूटन। समझ में आई बात? यस सर। यस। Then this will be force vector is equal to 10 न्यूटन towards, सर अगर एक ही ड्राइंग में सर 10 न्यूटन हो और 10,000 न्यूटन हो तो कैसे ड्रॉ करेंगे उतना लंबा? तो बेटा वैसे में ना क्या करते हैं अपन को, अगर देखो आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी कभी आपको। वैसे में अगर हो तो आप बोलते हो ठीक है भैया मेरे पास कोई स्कोप नहीं है, तो मैं सिर्फ ऐसे ही बना देता हूँ कि मान लो मेरे को बताना है कि एक ही डायग्राम में मुझे 1000 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट भी ड्रॉ करना है और 10 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ भी ड्रॉ करना है। अब देखो बात ये, मैं स्केलिंग करूंगा तो एक ही स्केल पे कभी 1000 न्यूटन और 10 न्यूटन एक साथ बना नहीं पाऊंगा, राइट है ना? यस सर। तो Yes, sir. ऐसे में सीधा सा स्कोप है, कुछ नहीं कर सकते। आप बोलो भैया मेरे बस की नहीं है, मैंने बोला ये मेरा 1000 न्यूटन है और ये मेरा 10 न्यूटन है, लिख दूंगा, कहानी खत्म। जब नहीं रिप्रेजेंट करने का स्कोप है तो यही करेंगे और क्या है ना बेटा? हाँ सर। ओके सर। समझ में आई बात? और क्या कर सकते, कोई उपाय नहीं है ना, जहां उपाय होगा वहीं ना कोई सॉल्यूशन होगा। हाँ सर ठीक है। ठीक है चलो आगे बढ़े। सर एक बार फिर समझाएंगे सर? क्या सर once more you can explain, I was disconnected. क्या बोल रहे हो? सर वो वाली बात समझाने के लिए बोल रहे हैं। once more he was disconnected. मेरे को आपकी आवाज एकदम नहीं आई, कोई इंटरनेट का इश्यू है क्या? सर वो फिर से समझाने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा फिर से समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ओके। देखो भैया सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि आपका अगर कभी ऐसा हो जाए, देखो समझो बात को, ये 100 टाइम्स है ना इसके मुकाबले, ये 1000 न्यूटन 10 न्यूटन के मुकाबले 100 टाइम्स है। मतलब अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर का
से 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट करते हो तो ईस्ट डायरेक्शन में आपको 100 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी पड़ेगी। यस सर। अब इतनी बड़ी तो आपकी कॉपी नहीं कि आप 100 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, राइट? तो इसलिए आप क्या करोगे, अपने मन से बस ये दिखा दोगे कि ये बड़ा है, ये छोटा है, यहाँ पे 1000 न्यूटन लिख दोगे, यहाँ पे 10 न्यूटन लिख दोगे, यहाँ स्केलिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? यस सर। जिसको समझना होगा वो खुद समझ लेगा। यस सर। ओके, चलो। वैसे इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है जितना आप सोच रहे हो। इनफैक्ट मैं कभी भी स्केलिंग से ड्रॉ नहीं करूंगा, आप देखोगे अपने मन से जितनी मर्जी लाइन उतनी खींच दूंगा, ठीक है? ये सब सिर्फ समझाने के लिए कि हाँ, अगर सही मायने में आपको बहुत ज्यादा प्रिसाइजली काम करना है वेक्टर के साथ तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो स्केल का यूज करके। ओके, यस सर। यस सर। ओके। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। पहली बात है टू मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। वेक्टर की दो सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं? तो पहला है रिलेटेड टू पैरेलल शिफ्टिंग। इसका मतलब क्या है कि लेट्स से मेरे पास ये एक वेक्टर है दैट रिप्रेजेंट्स 10 न्यूटन ड्यू नॉर्थ ईस्ट। ड्यू का मतलब टूवर्ड्स, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स ये वाला एरो रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके बेटा? हाँ सर। अब मैंने क्या किया, इस वेक्टर, ये जो एरो है ना, इसको यहां से मूव करके मैं यहां ले आया, कुछ ऐसे यहां से मूव करके यहां ले आया। समझ में आई बात? यस सर। तो बेसिकली मैंने इस वेक्टर, इस एरो को पैरेलली यहां से यहां शिफ्ट कर दिया। यस सर। यस सर। ये 10 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये कितना रिप्रेजेंट करेगा? क्या इसका डायरेक्शन 10 सेम है? न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। सर वो भी 10 न्यूटन क्योंकि इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम है टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, और क्योंकि दोनों की लेंथ भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, इसलिए ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा? 10 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। सिमिलरली ये भी 10 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट रिप्रेजेंट करेगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। तो मतलब जो भी लाइन हो जाएगा पैरेलल वही 10 न्यूटन टू नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। मतलब जो भी लाइन पैरेलल होगा सर वीडियो पैरेलल 10 भी है न्यूटन हो और जाएगा। सेम डायरेक्शन में भी है, पैरेलल भी है और हाँ, सेम लेंथ का भी है, सॉरी, पैरेलल भी है और सेम लेंथ का भी है, ठीक है? ओ ठीक है सर। क्या हो बेटा, वीडियो क्या बोल रहे हो? वीडियो नहीं आ रहा क्लियर? सर क्लियर है। नहीं सर वो थोड़े टाइम के लिए मेरे फोन में वो पॉज हो गया था। ठीक है बेटा, अगर पॉज हो गया है तो थोड़ा सा उसको मतलब कोशिश करो कि या तो वेट करो, नहीं तो उसको रीस्टार्ट करके कुछ देखो, और अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो बेटा फिर रिकॉर्डिंग देखो, फिर क्या उपाय है उसका? उपाय नहीं बचेगा ना बेटा। ठीक है? किसी दिन अगर इंटरनेट डाउन हो तो उस दिन की रिकॉर्डिंग देख लिया करो, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रोटेटिंग। अगर हम वेक्टर को रोटेट करेंगे तो क्या होगा? तो मेरे पास ये एक वेक्टर है, मैंने इसको रोटेट किया, दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो क्या है, अगर ये वेक्टर रोटेट हो रहा है तो जब ये वेक्टर, इसकी लेंथ तो चेंज नहीं हो रही, नो सर। नो सर, मैग्नीट्यूड सेम। मतलब मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा, सर बस डायरेक्शन चेंज होगा। नहीं होगा। डायरेक्शन चेंज होगा। लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा, है ना? So the direction will change. बेसिकली क्या हुआ है, ये सेंटर से हर किसी भी रेडियस डायरेक्शन में सर्कल हो, मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन चेंज हो गया। यस सर। तो रोटेटिंग पे, ऑन रोटेटिंग अ वेक्टर क्या लिखोगे? कहाँ लिखें? यहां लिख देता हूं मैं। ऑन रोटेटिंग अ वेक्टर, ऑन रोटेटिंग अ वेक्टर, बड़ा बड़ा लिखना था ना। ऑन रोटेटिंग अ वेक्टर द magnitude of vector does not change. On rotating a vector, the magnitude of vector does not change, but The direction of the its direction vector changes. changes. So vector changes, है ना? हाँ सर। वेक्टर भी चेंज करेगा। Except for rotations by angle n times
360 डिग्री और सर चेंजेस के बाद एक्सेप्ट स्टार्ट होगा हाँ सर। सो वेक्टर चेंजेस के बाद एक्सेप्ट से स्टार्ट होगा। हाँ वेक्टर ठीक है, सर। चेंजेस एक्सेप्ट फॉर रोटेशंस बाय एंगल n टाइम्स 360 डिग्री या फिर 2n पाई। 2 पाई का मतलब 360 डिग्री होता है ना। हाँ सर। तो अगर 360 Yes, डिग्री से sir. घूम गया, अगर 360 डिग्री से वेक्टर घूम गया, देखिए यहाँ पे 360 डिग्री से अगर वेक्टर घूम जाएगा, अभी तो 90 डिग्री हुआ, 180 डिग्री हुआ, 270 डिग्री हो गया, वापस से 360 ये होगा। सब तो सेम लेंथ में सेम ही आ गया कि पहुंच नहीं आ जाएगा। गया? फिर 90, यस Yes, सर। sir. जीरो हो जाएगा। यहाँ टोटल कितना रोटेशन हो गया? 2 टाइम्स 360 मतलब 720 डिग्री का रोटेशन हो गया। इससे वेक्टर sir. चेंज नहीं होगा। समझ में आई बात? सर मतलब जब Yes, sir. जीरो हो जाएगा तब वेक्टर चेंज नहीं होगा। क्या सर जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तब वेक्टर चेंज नहीं होगा। क्या बोला? सर जब डिस्प्लेसमेंट चेंज मतलब चेंज नहीं होगा तब वेक्टर भी तो सेम रह जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है यहाँ पे? सर वो बोल रहा है कि जब डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा कौन बोला है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात ही कहाँ आ रही है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट वर्ड कहाँ से आया यहाँ इस केस में? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना, मैं तो पैरेलल शिफ्टिंग और रोटेटिंग की बात कर रहा हूँ। जब पैरेलल शिफ्टिंग कर रहे हैं तो उस केस में वेक्टर चेंज नहीं हो रहा। अगर वेक्टर को घुमा रहे हैं तो वेक्टर चेंज हो रहा है, सिर्फ एक केस में नहीं हो रहा, अगर एंगल घूमने वाला 360 डिग्री हो या 360 डिग्री का मल्टीपल हो। समझ में आई बात? सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ मैं, कुछ कॉम्प्लेक्स बात करी हाँ नहीं सर कर रहा। ठीक है। ठीक है, Okay, sir. यस सर। ओके चलो आगे बढ़े। हाँ, अच्छा sir. यहाँ पे पैरेलल शिफ्टिंग में लिख लोगे, ऑन शिफ्टिंग अ वेक्टर पैरेलली टू इटसेल्फ इट डज नॉट चेंज। ठीक है, ओके बेटा? चलो फिर तो अब अगला टॉपिक है हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सीधे एक एग्जांपल है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू गिवन वेक्टर्स। बताइए फटाफट। $210। 210 डिग्री आ रहा है सबका? यस सर। 90 + 60 + 60। यस सर। कैसे? Yes, sir. ये 90 120 है, plus 90 ये 60 है और ये 60 60 है, तो आंसर Plus कितना हो गया? 120. 210 डिग्री। 200 और ये एकदम गलत है आंसर। क्यों गलत है? सर क्योंकि Sir, इसके 150 सर डायरेक्शन 150 डिग्री होगा। आंसर ये वाला होगा। दिस इज 150 डिग्री। 150 Yes, डिग्री। sir. एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स फॉर्म्ड। समझ में आई बात? जो दो एंगल्स हाँ, बने हैं ना, इधर 210 डिग्री और इधर 150 डिग्री, उनमें से जो छोटा होगा वो वाला होगा। देयरफॉर थीटा जो है ना वो हमेशा ही लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री होता है। कभी भी 180 डिग्री से बड़ा एंगल हो ही नहीं सकता दो वेक्टर के बीच में। समझ में आई बात? हाँ या ना? यस सर। दो वेक्टर के बीच में एंगल कभी भी 180 डिग्री से बड़ा नहीं होता है। ठीक है? यस सर। हाँ जरा रुकिए सर, लिखने sir, दीजिए थोड़ा। ठीक। सर आपने सर वो आपने फिर से छोटा लिख दिया। क्या छोटा लिख दिया? ओके फिर बड़ा लिखते हैं। एंगल, एक्चुअली मैं सारी क्लासेस में इतना ही बड़ा लिख रहा हूँ, किसी को दिक्कत हो नहीं रही है। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है एंगल पर। बिटवीन टू वेक्टर्स इज स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स फॉर्म्ड। सर हम लोग हमेशा स्मॉलर एंगल से क्यों लेंगे सर? यस बेटा ये कन्वेंशन है, ये हमने डिसाइड किया है कि हम हमेशा छोटे वाले एंगल को ही दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बोलेंगे, क्योंकि इससे आगे चल के गणित आसान पड़ती है। ठीक है? सर और कोई जस्ट नुकसान बिकॉज नहीं होता है। कन्वेंशन की वजह से अपने रिफ्लेक्स नहीं लिया ना सर। हाँ ठीक है सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू गिवन वेक्टर्स। सर एक बार पिछले वाला पेज 60 डिग्री। 60 डिग्री।
सर 60 डिग्री। सर 60 डिग्री। दिख गया? कॉपी कर लिया सबने ये वाला? यस सर। यस सर, यस सर। ओके 60 डिग्री। सर 120 डिग्री। सर 120। 60 डिग्री Sir, इज 60 इनकरेक्ट, सर 120। क्योंकि मैंने जब पहले लिखा ना ये वाला डेफिनेशन, इसमें कुछ चीज खा गया मैं। क्या? व्हेन वेक्टर्स आर ज्वाइंड टेल टू टेल। समझ में आई बात? देखो भैया, दो बंदर हैं, दोनों की पूंछें हैं, दोनों की पूंछों को आपस में बांधना है, एक की गर्दन में दूसरे की पूंछ नहीं लपेटनी। समझ में आई बात? फांसी नहीं लगानी है। ठीक है। समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके सर। देखो यहां पर क्या हो रहा है, इसको फांसी लग रही है। इस ए वेक्टर के हेड में बी वेक्टर का टेल लगा हुआ है। ये कोई तरीका हुआ? सर पिछले वाला पेज और एक बार तो 90 दिखाइए, डिग्री हो। लास्ट कितनी में बार क्या लिखे? कितनी देर लगेगा इसको कॉपी करने में आपको? जल्दी कॉपी करो। नहीं सर, लास्ट लाइन लिखे ना वो। ठीक है, हो गया सर। ओके। अब देखो यहां तो क्या है, दोनों का इसके सर से इसकी पूंछ बांध दी हमने, नहीं तो गलत बात है ना। तो Yes, अब यहां पर हमें दो में से एक काम करना होगा। क्या? या तो मैं बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके यहां लाऊं जिससे दोनों की पूंछें आपस में बंधे, तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना होगा? इसके बराबर होगा ना? 120 डिग्री होगा कि नहीं होगा? यस सर। या फिर मैं ए वेक्टर को आगे खिसका दूं, हाँ सर। ये भी तो ए वेक्टर है। अब दोनों की पूंछें बंध गई आपस में, बी वेक्टर और ए वेक्टर की। तो फिर भी 120 तो 120 डिग्री आया। समझ में आई बात? तो क्या Yes, करना sir. है? यस सर। ज्वाइन द वेक्टर टेल टू टेल। टेल टू टेल, दोनों की पूंछें मिलाओ, तब काम होगा। ठीक है, फांसी नहीं लगानी है। ओके सर। आगे बढ़े। यस ओके। सर रुकिए सर, सर इसमें से हम दोनों में से कोई भी केस कर सकते हैं, आइदर उस बी को से। तो आंसर तो सेम ही है ना बेटा। आप समझिए, इस डायग्राम को आप पैरेलली शिफ्ट करके यहां बना दो, वही तो किया है आपने। और पैरेलल शिफ्ट करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है ना। यस सर। चलो आगे बढ़े। यस यस सर। सर। इस केस में आंसर 240 डिग्री भी तो हो सकता था ना। नहीं सर, थीटा तो 180 से छोटा होता सर है। 180 से छोटा होता है ना 180 से थीटा। छोटा वाला लेना। ठीक है, चलो। यस। मल्टीप्लाइंग वेक्टर्स एंड स्केलर्स। वेक्टर और स्केलर को मल्टीप्लाई करना। देखो ये हमें बहुत जरूरत पड़ती है इस चीज की, क्योंकि आप सब लोगों को मैंने एक फॉर्मूला तो पढ़ा है ये कभी ना कभी, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर, है ना। यस सर। ये मास Yes, क्या sir. है? स्केलर है। स्केलर। स्केलर। और एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर। 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 तो स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करा तो क्या बना? नया वेक्टर बना कि नहीं बना? हाँ सर। यस तो सर। Yes, सबसे sir. पहले बात है, स्केलर इनटू वेक्टर इज इक्वल टू। वेक्टर। अब इस क्योंकि ये वेक्टर है तो इसके पास दो चीजें होंगी, क्या क्या? मैग्नेटिक डायरेक्शन। टॉप राइट कॉर्नर में क्या लिखे सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा हूं बेटा। ये कैसे नहीं समझ में आ रहा आपको? ये तो बहुत ही ज्यादा साफ साफ लिखा है, इससे साफ तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा पूरे क्लास में। यस एकदम क्लियर। चलो, तो वेक्टर के पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो पहले बात करते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। यहीं से समझिए। लेट्स से मास है आपका 2 kg और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
तो मास इनटू एक्सेलरेशन जो फोर्स होता है वो कितना होता है? 4 न्यूटन। क्या ये 4 4 न्यूटन। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है कि नहीं होता? Yes, हाँ sir. सर। मतलब कि इसका Yes, मैग्नीट्यूड sir. सॉरी मतलब कि जो मैग्नीट्यूड हुआ वो क्या हो जाएगा? इस मास का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। अब Yes, ध्यान sir. दीजिएगा बेटा, Yes, मैग्नीट्यूड एक सेकंड, मैग्नीट्यूड इंक्लूड्स, ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड इंक्लूड्स यूनिट। बिना यूनिट के मैग्नीट्यूड नहीं होता फिजिकल क्वांटिटीज का। मास का मैग्नीट्यूड 2 नहीं है, 2 केजी है। समझ में आया? Yes, sir. यस एक्सेलरेशन तो का फिर relative density है एक्सेलरेशन का physical मैग्नीट्यूड 2 quantity. नहीं है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पे 4 केजी मीटर पर सेकंड kg स्क्वायर है। meters per second square. यहाँ यूनिट भी मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ में आई बात? Yes, sir. यस Yes, sir. ओके, सो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर, मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, है ना? Yes, sir. एक काम करते हैं, इसको वेक्टर 1 कह देते हैं, इसको वेक्टर 2 कह देते हैं, तो वेक्टर 1। समझ में आई बात? Yes, sir. ठीक है, मैग्नीट्यूड तो समझ में आ गया। अब डायरेक्शन की बात है, तो डायरेक्शन में क्या हुआ? क्या आप ये जानते हो कि एक ब्लॉक पर अगर मैं इधर आगे की तरफ फोर्स लगाता हूं तो इसका एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ ही आता है? जानते हो कि नहीं जानते? Yes, sir. Yes, sir. यस तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ इस वेक्टर 2 का डायरेक्शन वही होगा जो वेक्टर 1 का होगा? Yes, sir. यस नहीं कह सकता मैं Yes, ऐसा, sir. नहीं कह सकता। सर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। 2 पॉसिबिलिटीज है। अगर स्केलर पॉजिटिव है, अगर जो स्केलर जहां मास तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना, इसलिए आपको पॉजिटिव वाले केस दिख रहा है। अगर स्केलर पॉजिटिव है तो Yes, sir. डायरेक्शन जो हो जाएगा, इफ स्केलर इज पॉजिटिव देन डायरेक्शन इज सेम एज Same. डायरेक्शन ऑफ Vector. वेक्टर 1। Vector. एंड अगर स्केलर नेगेटिव हो जाए, स्केलर नेगेटिव होता है, ठीक है, इफ स्केलर इज नेगेटिव, इसकी जरूरत नहीं है, आप इसको हटा दे रहे हैं, आपको कॉपी करने की भी जरूरत नहीं इसको। इफ स्केलर इज नेगेटिव देन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 2 इज अपोजिट टू वेक्टर Vector 1. 1। समझ में आई बात? Vector 1. स्केलर कब नेगेटिव होता है? -2 एक स्केलर नंबर, -2 के आगे यूनिट नहीं भी लिखोगे तो स्केलर ही है ना, वो तो नंबर तो, ओके सर। है ना? वैसे बहुत सारे केसेस में नेगेटिव स्केलर होता है, जैसे चार्ज पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव हाँ सर, हाँ Yes, सर। sir. है ना? तो अगर स्केलर sir. पॉजिटिव है, सर मनी सर मनी तो नेगेटिव हो सकते हैं ना सर? मनी कहाँ, मनी से किसको मल्टीप्लाई करते हो यार अपने इसमें? मनी में स्केलर वेक्टर कहाँ से आ जाएगा? कौन से वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे मनी को? मनी को फोर्स से मल्टीप्लाई करोगे कि एक्सेलरेशन से ये मल्टीप्लाई सर करोगे? मनी को कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलो, तो डायरेक्शन क्या है? इफ स्केलर नेगेटिव, अगर स्केलर नेगेटिव है, ये कंडीशन है और ये उसका रिजल्ट है ना? कहने का मतलब ये समझो कि अगर मेरे पास ये ए वेक्टर है, ध्यान दीजिएगा, ये मेरे पास ए वेक्टर है, तो ये हमारा टू ए वेक्टर हो सकता है क्योंकि मैग्नीट्यूड डबल है, डायरेक्शन सेम है ना? Yes, sir. अगर मैं उल्टी डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये -a वेक्टर। -2. अगर मैं उल्टी डायरेक्शन में डबल मैग्नीट्यूड का वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा, So -2a vector. -2a वेक्टर। समझ में आई बात? यस Yes, सर। sir. वेक्टर और Yes, स्केलर sir. का प्रोडक्ट समझ में आ गया?
यस सर। यस अब ध्यान दो, एक वेक्टर को ध्यान दीजिएगा, एक वेक्टर को अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो स्केलर से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो अगर मैं Yes, sir. इसी डायरेक्शन में आधे मैग्नीट्यूड का वेक्टर ड्रॉ करूं तो इसको मैं ए वेक्टर बाय 2 बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? यस सर। यस सर। क्यों? आपको लग रहा है ये ए वेक्टर बाय 2, मेरे को लग रहा है 1/2 टाइम्स ए वेक्टर। समझ में आई बात? मल्टीप्लाई तो हुआ है। Yes, sir. यस सर। यस तो एक वेक्टर को हम स्केलर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड चाहे स्केलर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हम दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है? यस सर। यस सर। यस ओके, यस सर। आगे बढ़े। यस सर। यस Yes, sir. यस सर। ओके, सर हाँ सर हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते? आगे आएंगे, सब कुछ होगा। अभी तो वेक्टर और स्केलर के मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात किया ना, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, चैप्टर शुरू हुआ है अभी तो बेटा। यस सर। ओके, नेक्स्ट है हमारा यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर क्या होता है समझो। यूनिट वेक्टर होता है अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1। समझ में आया? 1 मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर होता है उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। वन यूनिट का जो वेक्टर होता कि है, 1 वॉट वगैरह, ठीक है सर। है ना। अब देखो, अब 1 क्या, 1 मीटर और 1 न्यूटन और 1 मीटर पर सेकंड, क्या 1 क्या? तो 1 न्यूटन। नहीं, ये सब कुछ नहीं, जस्ट 1। समझ में आई बात? एक वेक्टर यस सर। इसका मैग्नीट्यूड 1 है, 1 मीटर नहीं है, 1 न्यूटन नहीं है, 1 मीटर पर सेकंड नहीं है, 1 मतलब और भी बहुत सारी चीजें होती है, फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारी हो सकती हैं, वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 है। उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। ठीक है बेटा? यस सर। A vector that has got magnitude 1 is called unit vector. तो एक सर, वो बहुत ही कोई physical इंपॉर्टेंट पॉइंट quantity- यहाँ पे आ रहा है। उतना इंपॉर्टेंट तो ऐसा है कि सबको पता होना ही चाहिए, बट लिखने में भी बड़ा अच्छा लगता है। क्या? अ यूनिट वेक्टर हैज नो यूनिट्स। एक यूनिट वेक्टर के पास कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है? यस सर। ये यूनिट का मतलब 1 है, और Yes. ये यूनिट का मतलब जो मेजरमेंट वाली यूनिट है वो है। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. नो यूनिट। ओके, रिप्रेजेंटेशन, अच्छा नोटेशन क्या होता है इसका, किसी भी यूनिट वेक्टर का? देखो भैया, मैं बोलता हूं कि ये जो यूनिट वेक्टर है ना, ये वेक्टर को समझने का, वेक्टर को आसान बनाने का की है। ये आपके वेक्टर को समझने का सबसे बेसिक और सबसे जरूरी चीज है वेक्टर को समझने के लिए। इसीलिए इसका नाम, हम इसको किंग ऑफ वेक्टर्स भी कह सकते हैं, और इसीलिए हम इसके नोटेशन में क्या करते हैं, ए के ऊपर वेक्टर नहीं लगाते। अगर हम बताना चाहते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है तो हम इसके ऊपर वेक्टर नहीं बनाते, हम क्या करते हैं, हम इसको मुकुट पहनाते हैं, क्योंकि ये राजा है। समझ में आई बात? कैप, कैप पहन देते। ए कैप और बी कैप। कैप बोल लो, हैट बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको हिंदी बोलना मुकुट बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? समझ में आई बात? सर आई कैप। हाँ, यस सर। ठीक है। अब देखो, ए कैप का मतलब क्या होता है? ए कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। ए कैप अगर लिखा जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? कोई ए वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। मतलब मान लो ये आपका ए वेक्टर है, इसी के डायरेक्शन में ए कैप होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। दैट्स इट। 1 न्यूटन नहीं है, 1 मीटर नहीं है, 1 सेंटीमीटर नहीं है, सिर्फ 1 है। ठीक है? तो डायरेक्शन सेम होगा? डायरेक्शन सेम होगा,
यही तो बता रहे हैं, ए कैप से हम एक ऐसा यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं जो ए वेक्टर की डायरेक्शन में हो, ठीक है। बी कैप से ऐसा यूनिट वेक्टर जो बी के डायरेक्शन में हो, ठीक है। नाउ देयर आर समथिंग कॉल्ड आई कैप, जे कैप एंड जे कैप एंड के कैप। अब देखो के कैप तो मैं थोड़ी देर बाद ही डिस्कस करूंगा, अभी आई कैप और जे कैप के बारे में बात करता हूं। आई कैप क्या होता है? आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। एक्सिस तो समझते हो सर आई कैप इज इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर अलोंग, जो ऊपर लिखा ना वही है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। जे कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, जैसे और ये वो एक्सिस Z है, वाई एक्सिस। एक्सिस है। जेड और एक्सिस। के कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। अब बात ये जेड एक्सिस ज्यादातर लोगों को नहीं पता, तो अभी के लिए इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जब आएगा तब बता दूंगा, ओके। ये रिप्रेजेंटेशन है आई कैप, जे कैप, के कैप, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। समझ में आई बात, हाँ या ना? सर जेड का कौन सा कैप है? यस सर। क्या कुछ बोला कोई? सर जेड का कौन सा कैप? जेड का मतलब क्या, जेड एक्सिस का मतलब क्या होता है बाद में पढ़ेंगे, मैंने बोला ना अभी, ओके ठीक है बेटा। सर वन तो स्केलर क्वांटिटी हुई, तब फिर उसको यूनिट वेक्टर में क्यों कंसिडर कर रहे हैं? बेटा वन अलोंग नॉर्थ है, वन अलोंग ईस्ट है, मैग्नीट्यूड वन है। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो स्केलर ही होता है ना। सर तो फिर विदाउट यूनिट्स वेक्टर समझ में नहीं आ रहा सही से। यूनिट रहेगा तो वो किसी अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं, क्या बोलोगे? सर 5। एक हाथ में 5 है ना? यस 5 सर। क्या? 5 मीटर की, 5 सेंटीमीटर की, 5 न्यूटन, 5 क्या? तो 5 फिंगर्स। 5 फिंगर्स। सर 5 फिंगर्स। नहीं, नंबर ऑफ फिंगर्स इज 5। 5 सर सिर्फ 5। सिर्फ 5 ही है, उसका आगे कोई यूनिट नहीं है। समझ में आई बात? अब तो सर डायरेक्शन भी Yes, sir. नहीं, 5 फिंगर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, ऐसा तो कुछ नहीं है फिर। 5 फिंगर्स नहीं ना बेटा, जस्ट 5 है। 5 फिंगर्स नहीं है, जस्ट 5 है, ओके। चलिए काउंट करने के लिए कुछ चीज है। काउंट करने से भी ज्यादा बेसिक चीज है बेटा ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ अगर आपको कभी डायरेक्शन लिखना हो, सिर्फ आपको लिखना हो नॉर्थ। वन आई कैप का मतलब हो गया अलोंग एक्स एक्सिस, दैट्स इट। किस तरफ जाएगा वो समझाता है। समझो बात को, आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस हुआ ना। हाँ सर। अब मान लो मैंने लिखा Yes, कभी sir. 5 न्यूटन आई कैप, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सिर्फ मतलब एक्स की तरफ ही जा रहा है। 5 न्यूटन अलोंग 5 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या हो गया? ये एक स्केलर हो गया क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और ये वेक्टर है। यस सर। ओवरऑल स्केलर और Yes, sir. स्केलर और वेक्टर मिलकर क्या हो जाएंगे? वेक्टर। तो 5 न्यूटन आई कैप इज अ वेक्टर, राइट? वेक्टर। इसका डायरेक्शन Yes, क्या sir. होगा? वही जो आई कैप का है, मतलब कि अलोंग एक्स एक्सिस। यस सर। और मैग्नीट्यूड Yes, कितना sir. होगा? 5 न्यूटन इंटू 1 मतलब 5 न्यूटन। सो 5 न्यूटन आई कैप रिप्रेजेंट्स अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। अब बताओ 5 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस लिखना आसान हुआ कि मुश्किल हुआ ये करने से? इजी हो गया। आसान हुआ। उसी के लिए है, ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। यस सर। ये गिनती गिनने से भी ज्यादा बेसिक है वेक्टर के लिए, समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. ओके सो नाउ राइटिंग यूनिट वेक्टर अलोंग अ गिवन वेक्टर, मतलब मेरे को ए वेक्टर लेट से पता है और आपको बताना है कि ए कैप कितना होगा। समझ में आई बात? हाँ सर। तो मैं क्या बोलूंगा कि यार ए वेक्टर तो वही वेक्टर है जो ए कैप की डायरेक्शन में है, यस सर। और इसका मैग्नीट्यूड ए के बराबर है। यस सर।
Yes, तो sir. दिस इम्प्लाइज ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाय ए, हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। या फिर बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना है तो ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ, राइट? यस सर। Sir, you can once again explain. चलो, ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर, ध्यान दीजिएगा, ए वेक्टर एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए है। और डायरेक्शन क्या है? ए वेक्टर या सिंपली ए कैप, राइट? बिकॉज ए कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, राइट? Yes, sir. यस सर। देयरफॉर ए वेक्टर को मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप। क्यों? क्योंकि Sir, why A cap? Sir, why A cap? बता तो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ए कैप जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है, और डायरेक्शन वही है जो ए वेक्टर का है। तो ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, मुझे बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूं ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाय ए? हाँ सर। बस Yes, ये तो कह sir. रहे हैं, ठीक है? Yes, sir. आप डायरेक्टली भी कह सकते थे कि ए वेक्टर को कितने मैग्नीट्यूड किससे मल्टीप्लाई करें कि इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, बताओ तो। 1 बाय ए से मल्टीप्लाई करते हैं? यस सर। यस सर। डायरेक्टली भी आ सकते थे, है ना? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक गिवन वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका, ए कैप या ए वेक्टर बाय ए या फिर ए वेक्टर बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये तो Yes, लिख लीजिए। नाउ सम, दिखाए सर, पिछला पेज दिखाए, नहीं लिखे थे। ये सब कुछ इधर यार, ये उसी चीज को दोबारा एक्सप्लेन किया, सिर्फ इतना ही लिखना, ठीक है? 1 मिनट रुकिए सर। सर हम्म, सर आप और एक बार समझा सकते हैं ए वेक्टर इक्वल्स टू ए इंटू ए कैप कैसे लिखे? देखो भैया, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? सर 1। 1 1. 1। इस ये कितना है? इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर है। Yes, sir. यस सर। यस सर। तो LHS और RHS का मैग्नीट्यूड सेम है। यस सर। यस सर। सर डायरेक्शन ए वेक्टर का और ए कैप का सेम होता है। यस सर। Yes, sir. तो LHS और RHS का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो दिक्कत कहाँ है? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए और डायरेक्शन भी सेम हो जाए, है ना? चलो, सर मतलब और 5 is डायरेक्शन equal. सेम हो जाएगा। क्या? Yes, सर sir. मतलब 5 is equal to 5 into 1 लिखने जैसा है ये भी। हाँ, 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 लिखा है, उसी के जैसा है, ठीक है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट। यस सर। कुछ जनरल टर्म्स। सबसे पहला लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर क्या होता है? ये की तरह होता है। टू वेक्टर्स ऑफ नहीं, Same two direction. vectors along same direction are called like vectors। ठीक है? अनलाइक वेक्टर क्या होता है? टू वेक्टर्स along opposite directions। ठीक है? इसको हम लोग एक और नाम क्या दे सकते हैं? पैरेलल वेक्टर्स कहा जा सकता है। इनको हम लोग
एंटी पैरेलल वेक्टर्स कह सकते हैं। समझ में आई बात? सर मैग्नीट्यूड से कोई रिश्ता नहीं है इसका? नहीं। मुझे कोई बताएगा दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री। 0 डिग्री। देखो ये एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, ये दोनों लाइक है। अनलाइक में क्या है? एंटी पैरेलल है, मतलब एक ये वाला वेक्टर और एक ये तो उल्टा 180 होगा। वेक्टर। ये क्या हो गया? अनलाइक वेक्टर से। समझ में आई बात? यस सर। सर इनके बीच में 180 डिग्री होगा। हाँ, Yes. इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है। नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर्स। दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? तो कैसा हुआ 180 डिग्री, कैसा हुआ अनलाइक का? कैसे होगा? किसी ने पूछा इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री कैसे होगा? देखो भैया, ये रही ए वेक्टर की टेल, ये बी वेक्टर का टेल यहाँ है। मुझे वो टेल से टेल मिलाना पड़ेगा ना, तो बी यस को मैंने सर। शिफ्ट करके यहाँ से यहाँ ले गया, तो बी वेक्टर यहाँ बन गया। यस सर। तो एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री बन रहा है। यस सर। लाइक वेक्टर्स में तो बस क्या सर मैग्नीट्यूड अलग होता है ना? मैग्नीट्यूड अलग सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, चलो इक्वल Yes, sir. वेक्टर। इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर इक्वल कब कहलाएंगे? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम होगा। सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन। सेम से जुड़वा भाई। ठीक है। अच्छा, अनलाइक वेक्टर का एक और नाम होता है, एंटी पैरेलल भी होता है और अपोजिट भी होता है। समझ में आई बात? यस सर। एक और है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन। ध्यान दीजिएगा, इसको हम अपोजिट वेक्टर्स नहीं कहते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स कहते हैं। समझ में आई बात? हाँ इक्वल सर। वेक्टर्स कैसे दिखेंगे? इक्वल वेक्टर्स दिखेंगे कुछ ऐसे, ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर। और नेगेटिव कैसे दिखेंगे? एक ये वेक्टर और एक इसका नेगेटिव वेक्टर। कैसे? अगर ये ए वेक्टर है तो ये माइनस ए वेक्टर है कि नहीं? बताओ तो जरा। यस सर। तो ये नेगेटिव वेक्टर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर। यस आगे सर। यस सर। आगे बढ़े फिर। यस सर। यस सर। सो 1 minute। कॉपी करो फटाफट। सर डन। डन, ओके। Represent a force of 5 Newton along x-axis using unit vectors। बताइए। सर 5 n I कैप। 5 न्यूटन इनटू आई कैप। समझ में आई बात? यस सर। क्योंकि आई कैप का मतलब क्या होता है? अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप का मतलब वाई एक्सिस और के कैप का मतलब जेड एक्सिस। सब ध्यान रहेगा ना ये? आई जे के एबीसीडी तो आती होगी मेरे ख्याल से। यस सर। जैसे आई के बाद Yes, जे, sir. जे के बाद के, वैसे एक्स के बाद वाई। यस सर। ठीक है, चलो। हाँ सर। सर यस सर। हाँ बेटा, सर हम लोग जो आई कैप लिख रहे हैं तो सर वो स्मॉल आई है या फिर कैपिटल आई? स्मॉल आई है, स्मॉल आई। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट। सर हाँ सर, अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस के अगर डायरेक्शन नेगेटिव बताए एक्सिस के लॉन्ग निकालना है तो -5 न्यूटन आई कैप, यस ओके है ना? यस सर। यस सर। ओके। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है। सर एक बार लास्ट पेज सिखाइए। हाँ सर, कॉपी कर लो। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर को हम ऐड कैसे करते हैं? तो देखो, दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं, पर सबसे आंसर तो सेम ही आएगा ना, नहीं तो बेकार है हमारा सारा। हाँ सर। है ना? यस सर। ओके। तो देखो, ऐड करने के लिए हमारे पास मेथड्स क्या क्या है? एक है ट्रायंगल लॉ, एक है पैरेललोग्राम लॉ और एक है पॉलीगन लॉ। ये ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ आर यूज्ड टू ऐड
2 वेक्टर्स, ठीक है। Yes. Yes, Polygon sir. law is an extension of triangle law and it is used to add multiple वेक्टर्स। 2 से ज़्यादा वेक्टर्स ऐड करने हो तो पॉलीगन लॉ का यूज़ किया जाता है। अब ऑब्वियसली पॉलीगन लॉ से पहले हमें ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ को अच्छे से समझना होगा, ठीक है। Yes, sir. अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पैरेललोग्राम लॉ को ज़्यादा बेसिक माना जाता है। लोग कहते हैं ट्रायंगल लॉ जो है वो पैरेललोग्राम लॉ का ही एक वेरिएशन है। मैं भी इस चीज़ को पूरी तरीके से मानता हूँ, एग्री करता हूँ, पर इन माय एक्सपीरियंस ट्रायंगल लॉ समझना आसान होता है, इसलिए हम पहले ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ट्रायंगल लॉ समझना इजी है, इसलिए पहले ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे, बट बेसिक क्या है? पैरेललोग्राम लॉ। वो भी आपको कोई भी बंदा अगर सब्जेक्ट से प्यार करेगा ना, सब्जेक्ट जैसे इवॉल्व उससे प्यार करेगा ना, फिजिक्स से को अगर पसंद करेगा ना, तो वो उसको पैरेललोग्राम लॉ बेसिक लगेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बात है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। मुझे ये 2 वेक्टर करने हैं ऐड, ठीक है। समझ में आ रही बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने बोला यार वेक्टर कैसे ऐड करते हैं सर, नॉर्थ को ईस्ट में कैसे ऐड करते हैं? यहाँ तो नॉर्थ और ईस्ट भी नहीं है, आड़ा टेढ़ा कोई और ही डायरेक्शन है ना। ये रैंडम डायरेक्शन कैसे ऐड करते हैं? हाँ सर। सर 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट को मैं 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट में कैसे ऐड करूं सर? ये तो डायरेक्शन ही डायरेक्शन कैसे ऐड होगा? समझ में आएगा? कभी डायरेक्शन ऐड करना सिखाया क्या आपको? नहीं ना। No, sir. no. इसको समझने के लिए मैंने सोचा मैं क्यों ना सबसे ज्यादा बेसिक वेक्टर से इस चीज को समझूं। सबसे बेसिक वेक्टर जो मेरे को लगता है वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि वो आपका एरो से सीधे बताता है आदमी इस पॉइंट से चला और इस पॉइंट तक गया, है ना। Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. Yes. Yes, sir. जैसे ये जो वेक्टर ए Yes, sir. वेक्टर है, ये ए वेक्टर क्या बोल रहा है कि कोई पर्सन है जो पॉइंट इसके टेल से चलना शुरू किया और उसके हेड तक चला गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट इतना ही होगा ना, ए वेक्टर के बराबर ही होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है आदमी इधर से इधर तक गया है ना। Yes, sir. Yes. अब मुझे इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, तो दिक्कत क्या हुई? मेरे को एक किसी ने बोला देख आदमी जो है ना दिल्ली से कानपुर गया और आगरा से चेन्नई गया, ऐड करो। मैं बोला ये क्या वजह है? समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. ये तो अजीब सी बात हो गई Yes, कि दिल्ली sir. से कानपुर गया, उसका सीधे जादू से आगरा पहुंचा और आगरा से चेन्नई चला गया। Yes, sir. तो कानपुर से आगरा पहुंचना खतरनाक लग रहा है ना, डेंजरस लग रहा है ना, इसी वजह से सारा झमेला है ना। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, अगर sir. इसकी जगह अगर आदमी सेकंड बार यहां से मूव करने की बजाय यहीं से मूव करता तो कितना अच्छा रहता। हाँ सर। हाँ, तो इसीलिए मैंने Yes, चाहा sir. कि काश ये आदमी टेलीपोर्ट होके यहां से यहां नहीं पहुंचा होता, काश इसका डिस्प्लेसमेंट अगला डिस्प्लेसमेंट यहीं से शुरू हुआ होता, तो मैं आसानी से दोनों को ऐड कर पाता। हाँ या ना? Parallel shifting. Yes, हाँ sir. सर पैरेलल तो शिफ्ट मैं कर क्या दीजिए। करूंगा, बी वेक्टर को यहां से शिफ्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से, है ना। Yes, हाँ, sir. sir. अब अगर ये वाला Yes, वेक्टर sir. बी वेक्टर था तो क्या ये वाला वेक्टर भी बी वेक्टर होगा या नहीं होगा? हाँ Yes, सर। बिल्कुल. तो अब मेरे को Yes, इस sir. ए वेक्टर में ये बी वेक्टर ऐड करना है। आदमी दिल्ली से कानपुर गया, फिर कानपुर से मद्रास गया, Yes, sir. तो आदमी कहां से कहां गया? Yes, sir. Delhi to Madras. दिल्ली टू Yes, sir. मद्रास। दिल्ली to Delhi to Delhi to Madras. Madras. यही है ना डिस्प्लेसमेंट।
हाँ सर। Yes, sir. Yes, तो sir. मैं क्या कह सकता हूँ Yes, कि sir. क्या मैं कह सकता हूँ कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. इसी को हम कहते हैं इसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर वेक्टर से। आर का मतलब क्या हो गया? रिजल्टेंट। क्या हो गया? Result. रिजल्टेंट वेक्टर है। ये दोनों वेक्टर्स के एडिशन का रिजल्ट है। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये आर वेक्टर हो गया बेसिकली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो दो वेक्टर ऐड करना सीख लिया आप लोगों ने, हाँ या ना? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. सर हाँ सर इसमें टेल टू टेल और हेड टू हेड मिलाना कोई जरूरी नहीं ना है सर? एग्जैक्टली इसी कारण से ट्रायंगल लॉ को बेसिक नहीं कहा जाता, क्योंकि हमने यहां पर सर से माथे से पूंछ बांध दिया। समझ में आई बात? हाँ सर, पूछ से हाँ, पूछ होना सर। लेकिन चाहिए। ये समझने में आसान है ना कि हाँ वेक्टर हाँ, ऐड कैसे सर। हो गए हाँ कि आदमी सर। यहां से आ गया, यहां से आ गया तो टोटल यहां से आ गया। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ, इसलिए सर। Yes, sir. इसलिए हम लोग इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है बेटा? Yes, sir. ओके। जी सर. हाँ, तो Yes, हमारा sir. मैंने तो यहाँ हाथ से ड्रॉ कर दिया। हमारा आर वेक्टर क्या है? तो ये वाला वेक्टर है ना बेटा? यस सर। Yes. Yes, sir. किसी को दिक्कत? Yes. No, sir. नहीं No, ना? sir. नो सर। ओके, अब सर। मुझे एक बात बताओ। हाँ बेटा। सर अगर हम लोग टेल टू टेल ज्वाइन करते तो सर आर वेक्टर तो छोटा हो जाता। तो वही तो, लेकिन वो गलत हो जाता ना। टेल टू टेल कैसे ज्वाइन कर देते? सर ए को इधर डिस्प्लेस कर देते। तो बेटा तो उससे तो गलत हो जाएगा ना। तो वो वाली बात हुई कहाँ कि यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ गया। मेन जो कॉन्सेप्ट है उसको तो समझो। हाँ सर, वो डायग्राम भी आप बोलते सर दिल्ली से कानपुर गया, दिल्ली से आगरा गया, बताओ टोटल कहाँ गया? मतलब मैं क्या जानूँ यार, मैं तो ये नहीं बोलता यस सर। है ना? यस सर। Yes, sir. तो ये आर वेक्टर क्या हो गया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये दो हो गया दो वेक्टर्स का एडिशन। नाउ थिंग इज, लेट्स से मेरे को ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मुझे मालूम है, लेट्स से इसको ए बोल देते हैं। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर भी हमें पता है, लेट्स से इसको बी कह देते हैं। मेरे को आर वेक्टर मैंने डायग्राम में बना लिया, पर क्या मैं उसका मैग्नीट्यूड निकाल पाया किसी तरीके से कैलकुलेशन करके? अभी नहीं निकाल पाया। No, sir. नो सर। No, sir. नहीं निकाल पाया ना। तो मतलब क्या हुआ, मैं ये भी चाहूंगा कि मैं इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकूं, राइट? यस Yes, sir. Yes, sir. अब यार प्रॉब्लम हो गई इसमें। कैसे? सर अगर मेरे को ए का मैग्नीट्यूड पता है, बी का मैग्नीट्यूड पता है, तो सर बी का डायरेक्शन तो पता नहीं है। जब तक बी का डायरेक्शन पता नहीं होगा, बी का डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो आर वेक्टर तो चेंज होता रहेगा ना। यस हाँ, सर. तो ये जरूरी है कि अगर मैं दो वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूं तो मेरे को बी मेरे को ए के साथ साथ बी का डायरेक्शन भी पता हो। यस सर। उसके हाँ, लिए सर. मेरे को दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल भी पता होना चाहिए, हाँ या ना? Yes, sir. यस हाँ, सर। तो मैंने बोला ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है। क्या मैं दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल इस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बिना किसी खास मेहनत के? बिल्कुल कर सकता हूँ सर। कैसे? हाँ सर। ए वेक्टर को आगे शिफ्ट ठीक है। कर दो। ये जो एंगल बना, ये क्या अब तो टेल से टेल मैच हो गया ना? यस हाँ, सर. Yes, sir. दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कोई दिक्कत इसमें? No, sir. नो सर। नो सर। चलो, तो यहां तक सब कुछ क्लियर। अब हाँ, दूसरी सर। बात आती है, मेरे को इस टेढ़ी लाइन की लेंथ निकालनी है। हाय हाय हाय, टेढ़ी लाइन की लेंथ निकालनी है। कैसे निकाला जाए टेढ़ी लाइन की लेंथ? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस। देखो भैया ध्यान दो, हमेशा ही जब भी आपको आड़ी टेढ़ी लाइन की लेंथ निकालनी हो, आपके पास सिर्फ एक मेथड है। क्या है? पाइथागोरस। आपने बोला था। पाइथागोरस मेथड। मैंने पढ़ाया था ना पिछली क्लास में ये। सर Yes. छोटे वो वीडियो में पढ़ाया था। कोई बात, आपके पास सिर्फ एक ही मेथड है कभी भी अगर आपको दो आड़ी टेढ़ी लाइन की लेंथ निकालनी हो तो।
मेरे को इस टेढ़ी लाइन की लेंथ निकालनी है, तो मेरे को पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, या पाइथागोरस थ्योरम का वेरिएशन लग सकता है। पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन है आपका ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सर पाइथागोरस थ्योरम तो बस राइट एंगल ट्रायंगल में होता है ना सर? हाँ, अब दिक्कत ये पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, यहाँ तो राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं है। काश मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता। फिर शिद्दत से चाहते हैं ना, हो जाएगा कोई नहीं, तब। बना दो, राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। देखो आपको सब पता है, आप ही ने बोला ना सर वो तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। आप बस दोनों में बोलने का तरीका है कि फर्क में फर्क है। आपने बोला सर पाइथागोरस थ्योरम तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, मैंने बोला हाँ काश मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तभी तो सॉल्यूशन मिलेगा, हाँ सर, है ना। तो बना लेते हैं। आप सिर्फ प्रॉब्लम गिना रहे हो, मैं बोल रहा हूँ काश इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता, और जैसे ही मैंने चाहा वैसे ही सॉल्यूशन मिल गया। क्या सर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके राइट एंगल ट्रायंगल बना दो ना। आपने बोला था एक राइट एंगल ट्रायंगल, मेरे को तो दो दो राइट एंगल ट्रायंगल मिले, हाँ सर, है ना। हाँ सर, यस सर। है ना। चलो इसको बोल देते हैं m, इसको बोल देते हैं n, इसको बोल देते हैं p, इसको बोल देते हैं q। तो जरा देखें तो क्या ट्रायंगल एन एम क्यू राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। हाँ सर, बिल्कुल है सर। क्या इस ट्रायंगल में मैं cos थीटा लिख सकता हूँ, हाँ या ना। हाँ सर। क्या हाँ cos सर। थीटा एन एम बाय बी होगा। हाँ हाँ सर। हाँ सर, सर। तो क्या इससे मैं एन एम को बी cos थीटा लिख सकता हूँ मुन्ना। हाँ जी सर। हाँ हाँ सर। सर। तो क्या ये मेरा b cos थीटा हो गया। हाँ हाँ सर। क्या सर। मैं सिमिलरली साइन थीटा को एम क्यू बाय बी लिख सकता हूँ। हाँ सर। हाँ हाँ तो सर। क्या मेरा एम क्यू बी साइन थीटा हो गया। हाँ सर। हाँ एम सर। क्यू हो गया कितना, बी बी साइन साइन बी थीटा। साइन थीटा। अरे भाई मेरे तो सारे के सारे अरमान ही पूरे हो गए। क्यों, अब मेरे को राइट एंगल बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू एम में मेरे को ये साइड पी एम भी पता है, ये साइड क्यू एम भी पता है, मैं आर तो आसानी से निकाल लूंगा, पाइथागोरस थ्योरम। है ना। हाँ यस सर। आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या हो गया, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, हाँ या ना। यस हाँ सर। अब इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप लोग सब इतने तो पढ़े लिखे हो ही कि इसको आप सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में ला सको, खुद से ट्राई करके यहाँ तक पहुँचिए। मैं नहीं करवा रहा इस पोर्शन को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हाँ सर, हो गया। ये फॉर्मूला है ना सर? ये याद करना है। तो थोड़ा रुकिए सर, लिख लीजिए। सर सर ट्रायंगल मेथड में बहुत ज्यादा सर मुश्किल है सर। क्या सर समझने में सर आसान है, पर सर करने में थोड़ा हार्ड है। हाँ बेटा, तो पहली बार कुछ भी करते हो थोड़ा डिफिकल्ट तो लगता ही है ना। हाँ सर, निकल गया। पहली बार कुछ यस भी सर, करते हो हो थोड़ा गया। डिफिकल्ट तो लगता ही है, लेकिन इसी को अगर आप 2 बार 3 बार ट्राई करोगे और थोड़ा नेक्स्ट क्लास अटेंड कर लोगे तो उसके बाद ये एकदम आसान हो जाएगा, बता रहा हूँ। सर निकल गया। निकल गया, बहुत बढ़िया। हाँ सर। सर मेथड में कोई गलती नहीं है सर, पर इस प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है सर।
मैं बोल रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि प्रोसेस पहली बार करने में कॉम्प्लेक्स लगता है। मैं आप तो बहुत छोटे में पढ़ रहे हो, मैं तो 11th क्लास में पढ़ा, तब भी मेरे होश उड़ गए थे कि क्या चल रहा है। ठीक है, लेकिन उस वक्त फ़र्क ये था कि मेरे को जो सर पढ़ा रहे थे वो ये सब नहीं बोलते थे कि बेटा आड़ी टेढ़ी लाइन चाहिए तो पाइथागोरस थ्योरम चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए ही चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ये सब नहीं बोलते थे। वो बस बता देते थे ऐसे ऐसे करो हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को सच में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगा था अपने टाइम पे 11th क्लास में भी। आप तो फिर भी छोटे हो। थिंग इज बाद में लगा था, जब मैंने कुछ दिनों बाद इसको ट्राई किया था, ये था, मैं इससे डर रहा था। हे राम, तो कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसे कह रहा। समझ में आई बात? यस सर। सर अभी हम लोग 6 का क्वेश्चन देखते तो हम लोग को हंसी आता है कि हम लोग को इतना हार्ड। हाँ, वही तो, समझ में आई बात? तो ये चीज़ क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो इसलिए डिफिकल्ट लग रहा है, अदरवाइज डिफिकल्ट नहीं। चलो, कॉपी हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, यही दो वेक्टर थे, ए वेक्टर बी वेक्टर। हमें इन दोनों को ऐड करना है। हमें पिछले मेथड में एक ही चीज पसंद नहीं थी। क्या पसंद नहीं था? कि हमने एक वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के मुंह में बांध दिया था, है ना? गंदी बात। लेट्स नॉट डू इट अगेन। अब की बार हम दोनों वेक्टर्स की टेल से टेल मैच कराएंगे। तो हमने दोनों वेक्टर्स का टेल से टेल मैच कराया, पैरेलली शिफ्ट कर लिया यहाँ पर। ये बी वेक्टर है तो ये भी आपका बी वेक्टर है, हाँ या ना? जी सर। हाँ सर। अब इसके बाद पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि ए के मुंह से, मतलब ए के हेड से बी वेक्टर के पैरेलल लाइन खींचो। खींच दिया, है ना? बी वेक्टर के हेड से ए वेक्टर के पैरेलल लाइन खींचो। खींच दिया, है ना? हाँ सर। इसके बाद दोनों का जो कॉमन टेल है उसको दोनों, इन दोनों जो एक्सटेंशन हमने बनाया लाइंस का, इनके इंटरसेक्शन से जोड़ दो। जोड़ दिया तो ये आपका आर वेक्टर हो जाएगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात, है ना? हो गया सर। समझ में आई बात? यस हाँ सर। यस सर। यस सर। क्लियर है? सर पैरेललोग्राम का जो ऊपर में बनाया हो तो ये वेक्टर होगा ना? अब देखो ये सिर्फ ये बताओ, ट्रायंगल लॉ से थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ना दिखने में? हाँ सर। तो उससे इजी पर होगा। अगर देखा जाए तो ट्रायंगल लॉ से आसान, ट्रायंगल लॉ ही तो है ये भी, क्योंकि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर। अगर ये बी वेक्टर तो ये भी बी वेक्टर। हाँ सर, वो भी ए वेक्टर। ऊपर में भी ए ढक वेक्टर दो, होगा। नीचे क्या दिख रहा है? ट्रायंगल लॉ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ सर, हो गया। हाँ तो वही तो हो गया। वही तो हो गया। वो सिर्फ वही तो बोला, दोनों मेथड एक ही है, बस रिप्रेजेंटेशन अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम स्टेप से डेरिवेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कैसे हुआ सर? क्या तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला तो वही आएगा ना बेटा, फॉर्मूला थोड़ा बदल जाएगा। सेम ही होगा। हाँ, ये थीटा है तो हो गया। तो r इज इक्वल टू अंडर तो रूट इसमें ऑफ निकलना क्या होगा सर? क्या? दोनों दो ट्रायंगल होगा ना पैरेललोग्राम में? भाई समझो बात को, मेरे को बस इसकी लेंथ निकालनी, इस डायगोनल की लेंथ निकालनी। अब ये ठीक है आपकी सर। चॉइस है कि आप ऊपर वाले हाफ को देखते हो या नहीं देखते हो। ऊपर वाले हाफ को देखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ नीचे देखो ना। हाँ सर, ट्रायंगल लॉ बन जाएगा। है ना? सेम एज ट्रायंगल लॉ हो गया। ठीक है, यस सर। इस आर वेक्टर वाली जो लाइन है इसको ऊपर देखो ही मत, सिर्फ इसके नीचे नीचे देखो। तो सारा का सारा केस तो पिछला वाला ही है, तो आंसर भी पिछला वाला ही आएगा। आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बस अलग बात क्या है, पिछले केस में आप थीटा यहां निकालते थे, इस केस में थीटा यहां निकाला है ना? ऑब्वियसली ये थीटा सेम ही तो होगा, अलग थोड़ा ना होगा। यस सर। है ना? आगे बढ़ जाए, इसमें तो कुछ नहीं है ना? तो ये वाला नहीं बेसिक सर। कैसे हुआ था सर? क्या कोई पूछे? आप बोले थे ना कि बेसिक है, हाँ, तो ऐसा बेसिक कैसे हुआ सर? ये बेसिक नहीं बोलना चाह रहा था, मतलब ये सही है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने दोनों वेक्टर्स के टेल आपस में जोड़े हैं। ठीक है, ओके सर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ सर।
तो अगला हमारा लॉ है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये पॉलीगन लॉ में मैंने आपको बताया था कि दो से ज्यादा वेक्टर्स जोड़ने हो तो काम का होता है पॉलीगन लॉ, है ना। और हाँ ये सर। ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंशन है ना। यस सर। देखो भैया यहाँ पे भी वही डिस्प्लेसमेंट सोचिए, ये ए कह रहा है यहाँ से यहाँ जाओ, बी कह रहा है ये तो अपन गए दिल्ली से कानपुर, ये अपन आगरा से पूना चले गए, ये पुणे से मुंबई चले गए, और ये चेन्नई से बेंगलोर चले गए। ले भैया कैसे जोड़ें, झमेला है ना। हम अगर सही मायने में जोड़ना चाहते हैं वेक्टर्स को तो क्या चाहिए, ये टेलीपोर्टेशन बंद करना होगा, राइट। हाँ सर। तो टेलीपोर्टेशन बंद करने के लिए क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्ट करेंगे वेक्टर्स को कुछ ऐसे। यस सर। बी वेक्टर के टेल को ए वेक्टर के हेड से जोड़ दिया तो यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ चले गए, राइट। फिर सी वेक्टर को हिला दिया, यहाँ रख दिया, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया। फिर डी वेक्टर को हटा के यहाँ रख दिया तो ये आपका डी वेक्टर हो गया। तो आदमी कहाँ से कहाँ चला, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब नेट कहाँ से कहाँ गया सर, वहाँ से वहाँ, ए के टेल से डी के हेड तक। ये हो गया आर वेक्टर और ये हो गया पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ में आया कि नहीं आया समझ में? यस सर आ गया। यस सर आ गया सर। सारा लाइन को बस एक पॉलीगन के फॉर्म में, हाँ शेप पॉलीगन बन गया इसलिए पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन हो गया, ठीक है। ऑल्दो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं बेटा, इस तरीके से डायग्राम बना के हम वेक्टर्स को कभी ऐड करते नहीं, हमें कभी इसकी जरूरत पड़ती नहीं। कभी कभार कुछ एक क्वेश्चंस में स्पेशली जरूरत पड़ जाए अलग बात है, बट हम इस तरीके से कभी करते नहीं। हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो तरीके होते हैं वो मैथमेटिकल होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, डायग्रामेटिकल नहीं होते। इक्वेशन से इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। अभी पॉलीगन लॉ ऐसे नहीं करेंगे तो काफी कॉम्प्लेक्स हो गया ना। सोचो इस आर वेक्टर का अगर आपको लेंथ निकालना है, हालत नहीं खराब हो जाएगी। यस सर। हाँ सर। यस सर। बस समझाने के लिए, ये आपको बताने के लिए कि आखिरकार वेक्टर कैसे बिहेव करता है। कभी कभार हमें इसकी भी जरूरत पड़ती है, ठीक है, बट ये आपको ये समझाना है कि वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती है और उसका ऑपरेशंस करते वक्त हमें दूसरी चीजें करनी पड़ेंगी, दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे, ठीक है। वो दूसरे तरीके हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि आज तो सिर्फ 22 मिनट बचे हैं, ठीक है। तो यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ सर। तो हम लोगों ने आज क्या सीखा वेक्टर में, वेक्टर की डेफिनेशन, वेक्टर की प्रॉपर्टीज और वेक्टर के एडिशन के बेसिक सीखे, राइट। अभी 20 मिनट बाकी, मैं क्लास खत्म नहीं कर रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। बोल रहे थे कि सर इसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये पॉलीगन लॉ में, तो बता आंसर कैसे निकलेगा? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कैलकुलेशन करने के तरीके अलग है जो हम आगे चल के सीखेंगे। ओके सर। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आखिर वेक्टर का बिहेवियर कैसा है। तो जैसे फॉर्मूला क्या होगा सर आर वेक्टर का? अरे यार बोला आगे चल के समझाऊंगा। ओ ठीक। यहाँ सिर्फ 4 वेक्टर है, ऐसे आप 75 वेक्टर भी जोड़ सकते हो। 75 वेक्टर का फॉर्मूला बताऊंगा मैं। कितने फॉर्मूले याद करोगे, कितने फॉर्मूले याद करोगे? ऐसे करोड़ वेक्टर ऐड किए जा सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग इनफाइनाइट वेक्टर्स ऐड करते हैं क्लास 12 में, 11-12 में, ऐसे पॉलीगन लॉ का यूज करके इनफाइनाइट वेक्टर्स ऐड करते हैं। समझ में आई बात? यस यस सर। तो पॉलीगन लॉ का कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, ये बस एक मेथड है जो आपको वेक्टर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, ठीक है। यस सर। ओके, अब समझो। अब देखो इसके आगे हमें नेक्स्ट टॉपिक, ये तो हम पढ़ चुके हैं, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना। देखिए हमने निकाल चुके हैं, 20 मैंने डेरिवेशन पहले करा दिया, राइट। ट्रायंगल लॉस हो जाएगा। हाँ, ये डेरिवेशन मैंने पहले करा दिया, ठीक है। यस सर। इसके बाद हमें पढ़ना है ये आपके वेक्टर एडिशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ 20 मिनट्स इज नॉट सफिशिएंट फॉर दिस टॉपिक, और ये टॉपिक मैं 2 क्लास में स्प्लिट नहीं करना चाहता, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी क्लास खत्म हो गई, इसका मतलब ये है कि अब आपके दूसरी चीज़ें अपार्ट फ्रॉम टीचिंग मेरा और भी काम होते हैं। ये भी बताना है आपको कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए फॉर मैक्सिमम आउटपुट,
तो उन चीज़ों के बारे में आज सर हाँ सर सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री समझ तो गया लेकिन उससे कोई प्रैक्टिस शीट्स नहीं मिल रहा है प्रैक्टिस करने के लिए। मैं वो लास्ट में बोलना भूल गया, ऑफिस में आपका प्रैक्टिस शीट अभी अपलोड हो जाएगी यार। लेकिन दिक्कत ये बेटा ट्रिग्नोमेट्री का क्या है ना, प्रैक्टिस शीट ज़्यादा मैं अपलोड कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस शीट सिर्फ मैथ्स में, फिजिक्स में है ही नहीं मेरे पास, मतलब मेरे पास कहीं नहीं मिलती है, क्योंकि वो वेक्टर्स की मैं अपलोड कर दूंगा, मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सबकी अपलोड कर दूंगा, बट ट्रिग्नोमेट्री एक चीज़ है जिसकी प्रैक्टिस शीट मैं अपने से कुछ क्वेश्चन बना के दे दूंगा, लेकिन कुछ खास बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने को नहीं मिलेगा, अपने से कुछ 20-25 क्वेश्चन बना के दे दूंगा, ठीक है? ओके और सर ये ओके सर। एडवांस क्लास जो पढ़ रहे हैं सर, इसके रिलेटेड जो प्रिंटेड नोट्स जो पहले मिलते थे ना, हाँ जो नॉर्मल सिलेबस से रिलेटेड, वो नहीं होगा ना सर? वो कैसे दूंगा, मतलब मैं तो अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ ना यार, मतलब इतना तो ठीक है सर। मतलब मैं तो अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, कोशिश करिए अपने नोट्स को अच्छे से मेंटेन करने का, और कुछ भी जो आप समझ लिखा रहे हैं वही होगा ना सर? हाँ, और नहीं इसके ऊपर कुछ नहीं, इनफैक्ट आप कहीं से भी और पढ़ने जाओगे ना तो परेशान होगे। क्यों? क्योंकि यार ये कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है ना, नहीं सर, आप एक्स्ट्रा बस पढ़ा रहे हैं ये तो मतलब टीचर खुद से के ना। ऊपर डिपेंड करता है, हर टीचर अलग अलग पढ़ाएगा, हर बुक में अलग अलग दे रखा होगा, तो आप कोई भी हाँ कुछ सर। फॉलो करोगे तो आप परेशान हो जाओगे, ठीक है? कुछ चीज़ें मिसिंग होगी, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दे रखी होंगी, आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि समझने के लिए कहीं और कोई रेफरेंस भी नहीं होगा, राइट? तो इसमें कोई बुक फॉलो करने की Yes, जरूरत sir. नहीं है, सिर्फ मेरे नोट्स को फॉलो करिए। अब वही बात है कि इसको इफेक्टिवली कैसे आप ठीक है उसको सर। उटीक करें, ठीक है? देखो अल्टीमेटली मैं ये बात कह रहा हूँ कि अभी हम लोग ये सारी जो क्लासेस कर रहे हैं उसका कारण है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये क्लासेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रख के कर रहे हैं ना हम लोग, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हाँ अच्छे रिजल्ट्स के लिए, मतलब चाहे वो जेई मेन हो, चाहे जेई एडवांस हो, चाहे वो WBJE हो, चाहे वो आपका नीट हो, चाहे कोई भी और एग्ज़ाम हो, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं उनमें आपको अच्छे रिजल्ट्स के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। क्या क्या? नॉलेज मस्ट है। लोगों को लगता है नॉलेज हो गया काम खत्म। नॉलेज क्या है ना, सिर्फ आपने इट्स लाइक कि आपने टूल्स खरीद ली बट उसका यूज़ करना आपने नहीं सीखा, या उसका एफिशिएंट यूज़ करना आपने नहीं सीखा। तो नॉलेज ज़रूरी है, इसके बिना कुछ नहीं होगा, नॉलेज एक्वायर करनी है, इस पर मैं बाद में बात करूँगा। इसके अलावा जो दो सबसे बेसिक टूल्स और होते हैं, और भी चीज़ें होती है बट दो सबसे बेसिक टूल्स और हैं, वो है स्पीड और दूसरा है एक्यूरेसी, ठीक है? स्पीड और एक्यूरेसी दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है नॉलेज के साथ में। अगर ये दो चीज़ें मिसिंग हैं तो फिर एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस कभी अच्छी नहीं हो पाएगी। आपको सब कुछ आता है, टाइम में कर नहीं पाए तो क्या फ़ायदा, है ना? यस सर। हाँ सर। अब यस ये जो स्पीड है ना, स्पीड अगर अच्छी हो जाएगी तो एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है काफ़ी हद तक, ठीक है? तो स्पीड में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रीडिंग की स्पीड, क्वेश्चंस को पढ़ने की स्पीड। देखिए अभी आपके क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना? पर फिर भी आप लोगों ने फेस किया होगा एग्जाम देते वक्त या घर पे प्रैक्टिस करते वक्त भी, कि आप एक क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हो, समझ नहीं आता, दोबारा पढ़ते हो, समझ नहीं आता, तीसरी बार पढ़ते हो, तब जाके क्वेश्चन समझ में आता है, तब जाके आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, है ना? यस सर। अब क्या है, आप जो बोर्ड एग्जाम्स या स्कूल के एग्जाम्स देते हो, बोर्ड और स्कूल के जो एग्जाम्स देते हो, जो सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी कम होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास 3 घंटे में करने के लिए 30 क्वेश्चन होते हैं, राइट? यस सर। यस सर। अब आपने 30 क्वेश्चंस को पढ़ने में, किसी एक बंदे ने लगाया 30 क्वेश्चन को पढ़ने में 15 मिनट, दूसरे ने लगाया लेट से 25 मिनट, तो उतना फर्क नहीं पड़ा, का फर्क पड़ा। ये भी फर्क मैटर करता है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट का फर्क पड़ा, राइट? यस सर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डिपेंडिंग ऑन योर एग्जाम, जैसे जेई मेन में आपके पास
75 क्वेश्चन है अभी, कभी पहले 90 हुआ करते थे, 75 से 90 क्वेश्चन होते हैं वही 3 घंटे में। अगर और प्लस वो क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को पढ़ने में एक बच्चा जो तेज पढ़ता है और एक बच्चा जो धीरे पढ़ता है, उसमें अच्छा खासा डिफरेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। हाँ आ जाएगा। प्लस अगर आप नीट के बारे में बात करो तो नीट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 180, वही 3 घंटे में। समझ रहे हो बात को? अगर आपने हर हाँ, एक क्वेश्चन में 3 बार पढ़ा तो एक क्वेश्चन को 3 बार पढ़ने में 1-1 मिनट लग जाएगा। 180 मिनट में 180 क्वेश्चन पढ़ पाओगे, सॉल्व एक भी नहीं कर पाओगे। हाँ सर। यस सर। समझ में आई बात? तो हाँ, रीडिंग yes, स्पीड sir. एंड कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन क्यों? क्योंकि आपको एक क्वेश्चन को 2 बार ना पढ़ना पड़े, है ना? यस सर। रीडिंग स्पीड एंड कॉम्प्रीहेंशन स्पीड जो है, रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन की जो स्पीड है, ये आपकी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ भी अच्छा कर पाओगे। समझ में आया? यस यस सर। यस सर। तो यस कुछ भी इम्प्रूव करने के पहले जितने भी लोग बेटा बोलते हैं ना सर एग्जाम में टाइम कम पड़ता है, जेई मेन में, जेई एडवांस में, नीट में, वो सब लोग स्लो पढ़ते हैं, इसलिए उनको टाइम कम पड़ता है। अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एग्जाम में सफिशिएंट टाइम होता है। कितने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? उतने क्वेश्चन जितने आपको आते हैं। जितने क्वेश्चन आपको आते हैं उतने क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन नहीं, जितने क्वेश्चन एक बच्चे को आते हैं उतने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट टाइम हर एक एग्जाम में होता है। क्यों? क्योंकि जिस बच्चे को ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको वो फास्टर भी होता है, ठीक है, और जिसको कम क्वेश्चन आते हैं वो स्लोअर भी होता है जनरली। ये जनरल रूल है, हमेशा नहीं होता, बट जनरली ऐसा होता है। तो जो बच्चा फास्ट है वो ज़्यादा क्वेश्चन, उसी को ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इसलिए उसके पास ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम होता है। जो बच्चा स्लो काम करता है, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगाता है, उसको क्वेश्चन भी जनरली कम आते हैं, इसलिए उसको पास, लेकिन उसके पास भी इतना टाइम होता है कि वो आपको उसको जितने क्वेश्चन आते हैं उतने सॉल्व करके आ पाए। समझ में आई बात? यस सर। हाँ सर। फंसता कहाँ यस है? सर। फंसते कहाँ है? यहाँ पर पढ़ने में बहुत टाइम लगा देते हैं, पढ़ के उसका मतलब समझने में बहुत टाइम लगा देते हैं, एक बार में पढ़ते समझ नहीं। तो अभी से आपका टास्क है, आप अब सबसे पहले अगर आपने किसी भी स्किल को इम्प्रूव करना है तो आप रीडिंग स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन स्पीड को इम्प्रूव करिए। इसके लिए आपको ट्यूशन्स नहीं जाना है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस शहर में आसनसोल के भाषा से बता रहा हूँ बेटा, सबसे बड़ी गलती अगर बच्चों की है तो ये है कि एक ही सब्जेक्ट के 3-3, 4-4 ट्यूशन लगा लेते हैं 11-12 में। ये इस जगह पे फिजिक्स समझ नहीं आ रही, उस जगह केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही, दोनों जगह जा रहे हैं। भैया अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना तो खुद से उसके अंदर घुसो, पढ़ो, किताब से समझने की कोशिश करो, कोई और नहीं समझा देगा। टीचर जितना भी समझा रहे आप, मैं आपको एक चीज़ आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको नॉर्मली जितना पढ़ाता हूँ उसके बाद आपका सिलेक्शन हो चाहे ना हो, इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता इस चीज़ की गारंटी। अगर कोई बोलता है तो झूठ बोल रहा है, साफ साफ बात है। लेकिन मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ कि अगर मैं आपको 24 घंटे पढ़ाऊँ ना हमेशा साल भर, तो आप पक्के से फेल होगे। तो फेल हो जाएंगे? हाँ, जब तक आप, मतलब इन एग्जाम्स के बारे में बात कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर आप खुद से नहीं पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो कोई नहीं बचा सकता। समझ में आई बात? यस सर। सिर्फ मेरे पढ़ाने से आपको कभी भी चीज़ें याद नहीं होंगी, कभी आप चीज़ों को एनालाइज नहीं करोगे, कभी आप उन चीज़ों को यूज़ नहीं समझ पाओगे, ठीक है? तो सिर्फ मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? यस सर। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, सिर्फ मेरे नहीं, किसी भी टीचर को। यही बच्चे करते हैं कि 4 जगह एक ही सब्जेक्ट का ट्यूशन लगा लिए हैं, फिर खुद से पढ़ ही नहीं पा रहे हैं और बोलते हैं सर मेरा तो सिलेबस ही नहीं हो रहा है, मेरा ये भी नहीं हो रहा है। यार इसमें आपको कोई हेल्प कर ही नहीं सकता। अगर आपने 4 जगह से हेल्प लेने की कोशिश करी तो आप खुद की हेल्प नहीं कर रहे हो, कोई और कैसे हेल्प करेगा आपकी? ठीक है? यस सर। यस सर। रीडिंग स्पीड बढ़ाइए, कॉम्प्रिहेंशन स्पीड बढ़ाइए। कैसे बढ़ाएंगे? बाय रीडिंग टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक का मतलब सिलेबस की बुक नहीं होती, टेक्स्ट बुक का मतलब वो बुक्स होती हैं जिसमें टेक्स्ट लिखा हो। टेक्स्ट मतलब पैराग्राफ लिखे हों, सेंटेंसेस लिखे हों, खूब समझ में आई बात? प्रॉब्लम बुक 2 तरीके की बुक होती है जनरली,
प्रॉब्लम बुक और टेक्स्ट बुक, आपको टेक्स्ट बुक्स पढ़नी है अभी से, यहाँ पे थियोरी हो। और अपने सब्जेक्ट से रिलेवेंट टेक्स्ट बुक पढ़नी है ताकि क्वेश्चन आप चीज़ों को जल्दी जल्दी समझ पाओ। टेक्स्ट बुक पढ़ना है प्लस क्वेश्चंस भी पढ़ने की आदत डालनी है, जिससे कि क्वेश्चन का मीनिंग समझना शुरू करो जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है? यस सर। यस सर। तो ये तो हो गई पहली चीज। दूसरा है क्वेश्चन का सॉल्विंग स्किल, सॉल्विंग की स्पीड। अब देखो, अगर पढ़ने की स्पीड खराब है तो सॉल्व करने की स्पीड कितनी भी अच्छी हो कोई खास फायदा नहीं होगा, ठीक है? ये तो पहला है। लेकिन पढ़ने की स्पीड अच्छी है तो सॉल्व करने की स्पीड भी तो इंप्रूव कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते? हाँ सर। यस सर। यस सर। तो सॉल्व करने की स्पीड में खास तौर से आजकल जिस तरीके का पैटर्न हो गया है, कैलकुलेशंस बहुत आ रही है एग्जाम में। मेरे टाइम पे कैलकुलेशंस बहुत कम आया करती थी, कैलकुलेशन बहुत अच्छी आया करती थी। मतलब आप यूँ समझ लो, मेरे टाइम पे आईआईटी के एग्जाम में मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर न्यूमरेटर में 124 है ना, तो डिनोमिनेटर में गारंटी के साथ मैं बिना सॉल्व किए, मुझे पता होता था या तो 31 आएगा या 62 आएगा या बहुत बुरा आएगा तो 248 आएगा। सर इजी हो गया तो, क्योंकि सब कुछ कैंसिल होगा, मुझे बिना सॉल्व के पहले से पता होता था और अल्टीमेटली आता भी यही नंबर था डिनोमिनेटर में। आईआईटी का में एग्जाम में हमारे टाइम पे इस तरीके से डेटा सेट करके दिया जाता था कि कैलकुलेशन में बच्चे को टाइम वेस्ट ना करना पड़े, हमें बच्चे की कैलकुलेशन चेक नहीं करनी है, हमें बच्चे की अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है, उसको क्वेश्चन सॉल्व करने की स्किल चेक करनी है, ठीक है? पर आजकल जो जेई मेन हो गया है ना, वो इतना बदमाश हो गया है, इतना बदमाश हो गया है, वो लंबी लंबी कैलकुलेशंस करवा देता है। और उसके बाद ऑप्शंस क्या देता है? ऑप्शन ए देता है 184.4, ऑप्शन बी देता है 185.4, ऑप्शन सी देता है 183.8 और ऑप्शन डी देता है 184.9। तो पूरा करना पड़ेगा, मतलब पूरा कैलकुलेशन करके निकालो, ठीक है? तो अगर टाइम बचाना है तो कैलकुलेशन की स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी, है ना बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, पहले ऐसी बदमाशी नहीं करते थे, आजकल तंग कर दिया है, ठीक है? बट फिर भी उस वक्त भी कुछ कुछ क्वेश्चन में जहाँ कैलकुलेशन आती थी ना, वहाँ ये चीज़ें बहुत हेल्प करती थी। जनरली आप लोगों को बोला गया होगा, स्कूल के टीचर ने बोला होगा, रवि सर ने बोला होगा, अनिल सर ने बोला होगा, हो सकता है मैंने भी बोला होगा कि 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स याद करिए, यस सर। है ना? यस सर। यस सर। 1 से लेकर 12 तक के क्यूब्स याद करिए, है ना? यस सर। यस सर। नहीं, ये सब सफिशिएंट नहीं है आज की डेट में। देखो, क्यूब्स का तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, क्यूब्स आपको ज़्यादा नहीं करना है, 1 से लेकर 12 तक के क्यूब्स याद करने हैं। स्क्वायर्स जो है ना, 1 से लेकर 100 तक के याद करने हैं। सर आता है। देखो, 1 से 25 कंपलसरी है, लेकिन आपको 100 तक। हाँ 100 तक, लेकिन आपको 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर याद करने हैं। समझ में आई बात? यस सुनो बात, सर मेरे को तो 30 तक ही याद है। मैं कुछ बोलूं? हाँ देखो, सर। 1 से लेकर 25 तक का कंपलसरी है, 1 से लेकर 100 तक का आपको याद करना है। याद करने का मतलब हर दिन 5 स्क्वायर्स याद करें, ठीक है? अपनी एक नोटबुक बना लीजिए, डेडिकेटेड। 50 कर दीजिए 50। अरे सुन तो ले यार, पूरी बात समझ तो ले यार। आप एक काम करिए, अपनी एक नोटबुक बना लीजिए जिसमें आपको यही सब चीज़ें, क्यूब्स और स्क्वायर्स और जो 2-4 चीज़ें और लिखने वाला हूँ, वो सब चीज़ें याद करनी है, ठीक है? हर दिन 5 स्क्वायर्स याद करने की कोशिश करिए। होगा नहीं, मुझे मालूम है, चिंता मत करिए, लगे रहिए। हर दिन 5 स्क्वायर्स याद करने की कोशिश करिए। और एक काम करिए, एक नोटबुक लीजिए, ठीक है? उसमें पहले दिन 1 से लेकर 5 तक के स्क्वायर लिख लीजिए, अगले दिन 6 से लेकर 10 तक के स्क्वायर लिख लीजिए। मुझे मालूम है कुछ लोगों को 25 तक का आया है, तो पहले दिन 1 से लेकर 25 तक का पूरा लिख लो, ठीक है? और उसी जगह पर नेक्स्ट डे, उसी के नीचे नेक्स्ट डे 26 से 30 तक के लिख लीजिए, उसी के नीचे नेक्स्ट डे 31 से 35 तक के लिख लीजिए, और ऐसे करके लिखते जाइए।
और याद भी करने की कोशिश करिए। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये करते रहोगे ना, 10 दिन में नहीं तो 15 दिन में, 15 दिन में नहीं तो 20 दिन में आपको कुछ ना कुछ पैटर्न दिखने लगेगा नंबर्स के बीच में। वो स्क्वायर्स याद करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट वो पैटर्न दिखना शुरू हो, वो जरूरी है। समझ में आई बात? यस सर। हाँ यस सर। सर। समझ में आया? यस हाँ सर। सेम पर्पस के लिए आप स्क्वायर रूट्स याद करिए, वो भी कहां तक, 1 से लेकर 100 तक, सेम तरीके से। जब स्क्वायर याद हो गया तो रूट्स तो आराम 99 नहीं याद रहेगा लेकिन 100 याद रहेगा। समझ में आया? 98 का रूट याद करना पड़ेगा ना, तो स्क्वायर से याद नहीं हुआ ना। चलो, स्क्वायर रूट्स भी आपको 1 से लेकर 100 तक याद करना है, कोशिश करनी है। स्क्वायर रूट टफ है थोड़ा याद करने का, पॉइंट में है ना। स्क्वायर रूट ज़्यादा टफ पड़ेगा, स्क्वायर रूट, बट कोशिश करिए। अगेन मैं बोल रहा हूँ, कोशिश करिए याद करने की, याद हो ही जाएगा धीरे धीरे, 1 साल में नहीं होगा, 2 साल में आ जाएगा, आपका तो टाइम है ना। तो वैसे लिख लिख के करे क्या सर? वैसे लिख के करे? हाँ, वैसे ही लिख के करना है, ठीक है। ओके। तो स्क्वायर रूट्स याद करिए 1 से लेकर 100 तक के, ठीक है। यस सर। उसमें भी आपको पैटर्न दिखेगा, सब में पैटर्न दिखेगा, आपको अपने आप दिखेगा, और मैं बोलूंगा ढूंढिए मत, अपने आप पैटर्न दिखे तब तक याद करना है, ठीक है। ओके सर, ओके सर। 2 टू पावर n याद करना है 1 से लेकर 12 तक का, मतलब 2 टू पावर 1, 2 टू पावर 2, 2 टू पावर 3, 2 टू पावर 4, ये याद भी होगा, 2 टू पावर 10 तक तो याद हाँ होगा, से हो जाएगा, ठीक है। 1 से लेकर 12 तक का 2 टू पावर याद करना है, 3 टू पावर n याद करना है 1 से लेकर 6, 7, जब जहाँ तक का भी याद कर सको, ठीक है। समझ में आई बात? ये कैलकुलेशंस में पहला चीज जो मैंने आज आपको सिखाया है, कैलकुलेशंस में आपको क्या याद करना है, ठीक है बेटा। यस सर। हाँ सर। सॉल्विंग में और भी चीजें होती हैं, सॉल्विंग में अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो है प्रैक्टिस, लेकिन वो प्रैक्टिस मेरे को यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़े, कम से कम इतनी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। समझ में आई बात? हाँ सर। यस सर। मतलब प्रैक्टिस तो मतलब ये है कि वो मेरे को, अगर मैं बता रहा हूँ तो मैं सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ क्लास में, मैं प्रैक्टिस पे ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करना चाहता, क्योंकि आई बिलीव कि सब लोगों को पता होगा कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सर। प्रैक्टिस एंड सेल्फ स्टडी बार बार बोल रहा हूँ, बहुत जरूरी है किसी भी तरीके की स्पीड इंप्रूव करने के लिए, एक्यूरेसी इंप्रूव करने, ठीक है। ओके, तो ये स्पीड के बारे में 2 बातें हुई, बाद में और बातें करेंगे। अब मैं आता हूँ एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आप सब लोगों को बता दूं आपके बारे में, जो सब लोगों की प्रॉब्लम है। एक बात बताओ, आपके सामने कोई क्वेश्चन आया, आपने उसे सॉल्व किया, अगला स्टेप क्या होता है? आंसर कौन सा ऑप्शन होगा वो आंसर चेक सर, करना। वो सही है कि नहीं? हाँ, यही सारी गलती हो जाती है, यहीं पर सारी गलती हो जाती है, पता है क्यों? सर, हम लोग को करना ही ऐसा है कि हम लोग पूरा कॉन्फिडेंस में हो कि हम लोग को चेक ना करना पड़े बाद में। नहीं, इतना भी कॉन्फिडेंस जरूरी, इतना भी कॉन्फिडेंस वो नहीं होना चाहिए कि चेक ही नहीं किया सब गलत सीख लिए। लेकिन हाँ, कुछ हद तक आपने सही बोला, आपकी एक्यूरेसी तब तक इम्प्रूव नहीं होगी जब तक आप हर एक क्वेश्चन के बाद एक अपने आप को दिलासा देने के लिए नहीं जाओगे कि हाँ मेरा आंसर आया कि नहीं आया। जब तक आप ये करते जाओगे, आपका दिमाग कभी भी इस चीज़ के लिए फोकस ही नहीं होगा कि मेरे को आंसर एक्यूरेट निकालना है। आपको एक्यूरेसी के लिए सबसे पहली बात है, सॉल्व होल एक्सरसाइज एट अ गो, ठीक है। देन लुक एट द आंसर्स। क्यों? आप समझिए, घर पे तो आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर देखा, क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर देखा, क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर देखा। और एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व किया, अगला क्वेश्चन सॉल्व किया,
उसका अगला क्वेश्चन सॉल्व किया। जब चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो डर लग रहा है यार कि सेकंड क्वेश्चन में गलती तो नहीं हो गई थी, होता है कि नहीं होता? यस सर, यस अब एग्जाम में, अब आप इस प्रॉब्लम को सबसे पहले एग्जाम में फेस कर रहे हो पहली बार, तो अब कितना बड़ा अन्याय है आपके साथ। एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम पहली बार फेस करना चाहिए क्या? नहीं ना। अपने पढ़ने के तरीके को ज्यादा से ज्यादा उस तरीके का बनाइए जैसा एग्जाम के टाइम पे होता है। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। कंप्लीट एक्सरसाइज एक बार में सॉल्व करेंगे, उसके बाद पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर देखेंगे। अब कंप्लीट एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि अगर 500 क्वेश्चन की एक्सरसाइज तो 500 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करेंगे, नहीं। आप डिसाइड कर लीजिए मैं ये 20 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करूंगा, उसके बाद पीछे आंसर चेक करूंगा, फिर 10 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करूंगी, फिर उसके बाद मैं पीछे आंसर चेक कर लूंगी। क्यों? पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करना भी मैं नहीं बोलता, यहाँ मैंने लिखने के लिए लिख दिया पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए मैं नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि मान लेते हैं आप कोई कॉन्सेप्चुअल एरर कर रहे हो, ठीक है, तो आप तो तो आप तो उस कॉन्सेप्चुअल एरर की पूरी प्रैक्टिस करके बैठ गए, तो पूरा गलत हो जाएगा। वही याद हो जाएगा फिर। तो क्या करना है, 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद चेक कर लेना है, या 15 क्वेश्चन अपना डिसाइड कर लो। कोई किसी के लिए 10 क्वेश्चन सही होता है, किसी के लिए 15 सही होता है, किसी के लिए 20 सही होता है। हाँ, 100 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करके चेक नहीं करना, ठीक है? यस सर। हाँ सर। यस सर। ओके बेटा, तो यस आपको सर। जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस खासतौर से सॉल्व कर रहे हो, न्यूमेरिकल एक्सरसाइज जब भी सर अगर एक एक्सरसाइज को दूसरी बार सॉल्व कर रहे हैं तो तब कर सकते हैं ना सर? 50 क्वेश्चन के बाद तब तो पूरा देखेंगे। चेक कर लो। या समझ लो, मान लो ऐसा हुआ है आपने कि आपने एक बुक से सॉल्व कर लिया, आप दूसरी बुक सॉल्व कर रहे हो, तो ऑब्वियसली एक गो में पूरा कर, ठीक है ना। मतलब अगर आपका कॉन्सेप्चुअली क्लियर है और आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, तब तो जितना क्वेश्चन एक साथ कर सको उतना बढ़िया, क्योंकि आपको ये चीज फोकस करनी है। ध्यान दो, एक बहुत जरूरी चीज होती है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हो, उसको क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में या 3 के बारे में नहीं सोच रहे, तो बहुत जरूरी चीज होती है, ठीक है? यस सर। नहीं तो क्वेश्चन नंबर 7 भी खराब हो जाएगा। ये बात किसने सिखाई तुम्हें पता है? अर्जुन ने सिखाई थी, चिड़िया की आंख, यस सर। है ना? कहा? चिड़िया की आंख, आपको क्या नजर आ रहा है? सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आ हाँ रही है। सर, हाँ क्वेश्चन सर। नंबर 7 सॉल्व करो तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 दिखना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं दिखना चाहिए, दिखना ही नहीं चाहिए। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। बहुत ज्यादा जरूरी है। बार बार आता रहता है। तीसरी बात मैं आपको एक चीज और तब अभी महाभारत चल रहा होगा। हाँ चलो, तीसरी बात एक और बता रहा हूँ। आपका एक और जो प्रॉब्लम होती है एक्यूरेसी को लेके या स्पीड को लेके, जो भी समझ लो, एग्जाम में कितने लोगों के साथ होता है कि आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है? मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ भी होता है। मैं तो इतना खतरनाक हूँ, कभी कभी क्वेश्चन ही गलत होता। सबके साथ ही कभी ना कभी ये होता सबके है। साथ होता है। यस क्वेश्चन कॉपी मैं आपको कुछ लोगों के नाम बताता हूँ जिनके साथ ये नहीं होता है, नहीं होता था, नहीं होता है। सर आप पहले अपना नाम दिए। क्या नहीं होता सर? हम तीनों के साथ ही ऐसा नहीं होता था। हम तीनों के साथ कौन है? सुनो तो, हम तीनों के साथ होता था। सर तीसरा कौन है नहीं दिख रहा है? अनिल सर। हम तीनों के साथ यही नहीं होता था। क्या होता था हम तीनों के साथ? हम तीनों ही अपने टाइम पे क्या थे कि भैया घर पे क्वेश्चन जो नहीं सॉल्व होता था ना, वो भी एग्जाम में सॉल्व हो जाता था। पता है क्यों? क्यों सर? हम तीनों एग्जाम से डरते नहीं थे, ठीक है? और डर लगना कैसे बंद होता है? जब इनफ कॉन्फिडेंस। एग्जाम है तो है। सुनो बात को, एग्जाम में आपका क्वेश्चन, आप समझिए जब आप घर में पढ़ाई कर रहे हो, क्या होता है, घर में पढ़ रहे हो, किचन में मम्मी गाजर का हलवा बना रही है, तो डिस्ट्रैक्टेड हो, है ना? आप घर में पढ़ाई कर रहे हो, पास वाले कमरे में पापा क्रिकेट मैच देख रहे हैं, डिस्ट्रैक्टेड हो, है ना? आप एक कमरे में पढ़ाई कर रहे हो, दूसरे कमरे में मम्मी पापा और छोटा भाई बहन मिलके क्या नाम है, दुर्गा पूजा की प्लानिंग कर रहे हैं,
है ना? यस सर। तो डिस्ट्रैक्शन है ना घर में, तो एग्जाम में कौन सा तो डिस्ट्रैक्शन है बहुत भाई? बुरा लगता है। एग्जाम में कौन सा डिस्ट्रैक्शन है? एग्जाम के टाइम पे तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। एग्जाम के टाइम पे तो 100% सर होता है सर, तो एग्जाम के टाइम में सर पीछे वाले बहुत आंसर पूछते हैं कभी। नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम के टाइम पे डिस्ट्रैक्शन बाकी डेज के मुकाबले बहुत कम होता है ना? तो एग्जाम के टाइम पे डेफिनेटली दिमाग ज्यादा अच्छा काम करना चाहिए। दिमाग एग्जाम के टाइम पे दिमाग ज्यादा अच्छा काम करना चाहिए, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। पर होता उल्टा है, सिर्फ और सिर्फ एक बात है उसके पीछे, कॉन्फिडेंस, और कुछ नहीं। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है? ध्यान दो, कॉन्फिडेंस दो तरीके के होते हैं। एक वो अरे भाई है ना अपना, सब संभाल लेगा, वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए अपने को। अपने को कौन सा कॉन्फिडेंस चाहिए? वो कॉन्फिडेंस जो अंदर से आ रहा है, वो कॉन्फिडेंस जो अंदर से आ रहा है, ठीक है? हमें वो कॉन्फिडेंस चाहिए। वो कॉन्फिडेंस कब आता है? अंदर से कॉन्फिडेंस कब आता है? जब अच्छा प्रैक्टिस हो, जब आप प्रिपेयर्ड हो। जब आप प्रिपेयर्ड हो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ बेटा, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जब आप प्रिपेयर्ड होते हो ना, जब आप प्रिपेयर्ड होते हो ना, अच्छे से तैयारी करके रखे होते हो ना, आपके रिजल्ट्स अपने आप बेटर हो जाते हैं। जितना आप एक्सपेक्ट करते हो उससे ज़्यादा अच्छा करके आते हो एग्जाम्स में। सिर्फ एग्जाम्स में नहीं, हर जगह, हर फील्ड में। सर हाँ सर, आप एक बार एक और क्लास ले लेंगे सर, लाइट का न्यूमेरिकल्स के ऊपर। लाइट के न्यूमेरिकल्स के ऊपर? यस सर। सर करवा देंगे एक और क्लास, कोई दिक्कत हुआ क्या उसमें? सर दिक्कत नहीं हुआ सर। सर हम लोग को एक बहुत मतलब प्री बोर्ड के लिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स में लग रहा है कि थोड़ा प्रैक्टिस और चाहिए। प्रैक्टिस और अरविंद सर करा देगा। मैं अरविंद सर को बोलता हूँ एक और क्लास लेने के लिए, क्योंकि यार ये यहाँ अरविंद सर ऑलरेडी करा आपकी देगा। काफ़ी क्लासेस इवनिंग में हो चुकी हैं, तो मैं उसमें एक और क्लास कहाँ से adjust नहीं करूँ? सर, हम लोग का इस हफ्ता टेस्ट होने वाला है न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ अरविंद, आपके अरविंद सर को बोल देगा। कौन सी क्लास है आपकी? 10th है ना? यस सर। सीबीएसई ना 10th का? यस सर। हाँ, तो मैं अरविंद सर को बोलता हूँ एक और बार आपकी प्रैक्टिस करा देंगे कुछ क्वेश्चन, ठीक है? ओके। हाँ, क्योंकि वो फिर यहाँ पर इवनिंग ऑलरेडी इतनी क्लासेस क्रैम्प्ड है आपकी, मतलब 6 घंटे तो चली रही हैं, उसमें और मैं ऐड करूँ थोड़ा मेरे को फेयर नहीं लग रहा आप लोगों के साथ। तो जो भी है, आज जो बातें बताई हैं उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। जब अगर नेक्स्ट क्लास नहीं, मतलब जब भी मेरे को ऐसा मौका मिलेगा कि हमारा कुछ पढ़ने का ख़त्म हो गया है और 10-15 मिनट मेरे पास बचे हुए हैं, मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप अपने परफॉर्मेंस को ओके सर। ये तो टारगेट सर आपने आज तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एडिंग वेक्टर्स वाला नहीं करवाया। हाँ, नहीं करवाया। हाँ सर। ठीक है, ये तो सिर्फ बेटा टारगेट्स दिए मैंने आपको कि आपको क्या क्या अचीव करना है ना? कैसे अचीव करना है, क्या करने से आप कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट निकाल पाओगे या सेम मेहनत में और ज़्यादा आउटपुट निकाल पाओगे, वो चीज़ें हम धीरे धीरे करके एक एक क्लास में सीखते रहेंगे। ठीक है बेटा? सर एक दिन आप आस्क मी एनीथिंग क्लास रख दीजिए। क्या सर एक दिन आप आस्क मी एनीथिंग क्लास रख दीजिए। नेक्स्ट दिन सर आस्क मी एनीथिंग। कोई पूछता नहीं है, आस्क मी एनीथिंग। डाउट क्लासेस चाहिए? नहीं सर, ये सब क्लासेस। सर ये सबसे रिलेटेड। सर कोई पूछता नहीं है सर। सब चीजों में कुछ होता है नहीं, बोर्ड्स के लिए वो सिर्फ कुछ टाइम पास होता बता है। दीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। देखो बेटा एक बात बोल रहा हूँ, ये जो क्लासेस है बोर्ड्स के लिए सुनो, ये वाली जो इवनिंग वाली क्लासेस है ये आपकी रेगुलर चलती रहेंगी। इसमें मैं कोई ऊपर नीचे नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि हर एक स्कूल का अलग अलग टाइम पे एग्जाम होगा। इस साल तो और ज़्यादा अलग अलग टाइम पे एग्जाम होगा। ये वाली क्लासेस चल ही नहीं पाएंगी। ठीक है? यस। इसीलिए ये सारी क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं, सारी क्लासेस अपलोड हो रही हैं कि अगर किसी कारण से आप कोई क्लास आप नहीं कर पाते हो तो आप अपने टाइम पर उसको किसी एक दिन बाद, 2 दिन बाद, कभी ना कभी तो आपको टाइम मिलेगा ना, उस टाइम पे निकाल कर उस क्लास को कर लीजिए। ठीक है? यस सर। नहीं तो फिर ये वाली ऐसा है ना, हर एक स्कूल का अलग अलग टाइम पे एग्जाम, हर एक क्लास का अलग अलग टाइम पे एग्जाम, तो कभी हो ही नहीं पाएंगी क्लासेस ठीक से। ठीक है बेटा? यस सर। चलो अभी खत्म करते हैं क्लास। 9-10 हो गए, मेरे को घर में सर थैंक यू सर। सर मेरा फोर्स एंड प्रेशर से एक डाउट था। अच्छा डाउट्स? बेटा एक बात बोलूं,
Yes, sir. कोशिश करिए डाउट मॉर्निंग क्लास में क्लियर हो जाए, नहीं होता है तब मुझसे पूछिए, Yes, sir. ठीक है। जितना भी बोर्ड रिलेटेड चीजें ना कोशिश करिए मॉर्निंग क्लास में, ठीक है। जितनी भी बोर्ड रिलेटेड चीजें अभी के लिए कोशिश करिए, क्योंकि इन क्लासेस पे कॉम्प्रोमाइज में नहीं करना चाहता यार, ये आपको समझ नहीं रहे हो। आपको जो अभी हमको मौका मिला है तो हम अच्छे से रगड़ लेते हैं इन चीजों को, ठीक है, क्योंकि वो आगे Yes, चल sir. के बहुत फायदा कराएगा आपका। ओके Yes, sir. ओके सर। अगर बोर्ड क्लासेस में, अगर मॉर्निंग क्लासेस में ये सब डाउट्स आपके क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, कुछ कारण से बच जा रहा है, तो आप मुझसे पूछ लो, बट पहले कोशिश करो सारे डाउट्स ऊपर वहीं पूछे जाए, ठीक है बेटा। Yes, sir. ओके यस सर। यस सर। चलो ठीक है। हैप्पी छठ पूजा बेटा मैं सर। मोटिवेशन क्लास अलग से नहीं देता। हैप्पी छठ पूजा बेटा। बेटा मैं मोटिवेशन क्लास अलग से नहीं Thank you, देता। sir. चलो ओके बेटा, चलो अभी चलो बाद में बात करते हैं, बाय बाय। Sir, motivational class? यस सर। मैं बोला मोटिवेशन क्लास को अलग से नहीं देना चाहता, क्योंकि अलग से देने में क्या होता है ना कि यार फिर वो एक ही क्लास में इतनी सारी चीजें हो जाती हैं कि कुछ याद ही नहीं रहता, वेस्ट हो जाता सारा का सारा एफर्ट। Yes, sir. Yes. यस सर। ठीक है चलो। Thank you, sir. थैंक यू सर। Bye, sir. Good night, sir. बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट। Thank you.